गाइस बात नहीं करनी, अमित हो रही है नहीं। देखो इंक्यूबेशन पीरियड, ऐसा नहीं होता है कि मुझे एक ही दिन में बीमारी का पता लग जाए। मान लो मेरी कोई बीमारी ऐसी है जो लिविंग पैथोजन की वजह से हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से हो रही है। अब क्या होगा, एक तो मेरा जैसे आज की डेट में, आज कितनी होगी 22, आज की डेट का, ठीक है। इस डेट में आज क्या है, इसको अगर आज मेरी बॉडी में एंट्री की है किसने, किसी पैथोजन ने, ठीक है, ऐसा तो है नहीं वो जाती असर दिखा देगा, ठीक है, कुछ जाती असर भी दिखा देते हैं, कुछ में टाइम लग जाता है। इसको मैं बोलता हूं डे 0। इस डे से लेके जहां तक जाके ने के बाद में, और मुझे क्या दिखने लग जाए, उस डिजीज के सिम्टम्स, लक्षण दिखने लग जाए। दिस होल पीरियड इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड के साथ दिक्कत क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड के साथ दिक्कत ये है कि कुछ कुछ बीमारियों में इंक्यूबेशन पीरियड मेरा बहुत छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सार्स सीओवी, कोविड वाली जो कोविड-19 बीमारी थी मेरे पास, उसे मेरे पास क्या था, इंक्यूबेशन पीरियड क्या था, विद इन आवर्स था, विद इन आवर्स था। अब फ्लू देखोगे, फ्लू में क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड मेरा 5 से 6 लेके 24 घंटे तक हो सकता है। उसके बाद मुझे क्या है, सिम्टम्स दिखाई देंगे एंड देन फिर मैं बीमार पड़ूंगा। लेकिन अगर बीमारी मेरी बात करो, एक बीमारी का नाम है लेप्रोसी। अगर आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना होगा डोंट वरी, हम आगे सुनेंगे। एक बीमारी क्या है, लेप्रोसी। इस बीमारी में क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कम से कम 25 साल है। और लेप्रोसी बीमारी क्या है, लाइलाज है। आज अगर मेरी बॉडी में लेप्रोसी का घुस गया है पैथोजन, देन मुझे पता ही नहीं लगेगा उसका। 25 साल के बाद मेरे बॉडी में लक्षण आएंगे, अनडिटेक्शन तब तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज माय इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद मेरे पास क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और जो मैं बात करता हूं साइन की, साइन मेरे लिए होता है मैं किसी चीज को इंडिकेट करता हूं, मुझे दर्शाना हो किसी चीज को कि भाई ऐसी बात, उसके लिए मैं साइन यूज करता हूं। सिम्टम्स मेरे होंगे, कोई चीज है मेरे साथ, ठीक है, उसके प्रभाव जब आएंगे उसके बाद मेरे पास सिम्टम्स आएंगे। और साइन मैं कभी किसी के लिए यूज नहीं करता। साइन मैं वार्निंग के लिए यूज कर सकता हूं, किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए कर सकता हूं, लेकिन सिम्टम्स मैं किसके लिए करूंगा, बीमारी। नहीं, डे 0 को मैं मानूंगा वो टाइम जिस टाइम पे मेरी बॉडी में कोई पैथोजन ने एंट्री की है, और जिस टाइम पे मेरे सिम्टम्स आए उस टाइम तक, इसके बीच का पीरियड मेरा क्या हो जाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। बॉडी में एंट्री की है, दैट इज माय डे 0, यानी आज 22 अप्रैल 2024 को आज मेरी बॉडी में किसी पैथोजन ने एंट्री की है, ठीक है। उसके बाद जितने टाइम में मुझे वो होंगे सिम्टम्स। कोरोना एग्जाम्पल लिया, कुछ विद इन कुछ आवर्स मेरे सिम्टम्स आ सकते हैं। फ्लू का दे लिया, कुछ घंटों से लेकर 24 घंटे तक हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स आए। लेप्रोसी का है, अच्छा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स, देखो सिम्टम्स मेरे उसी बीमारी के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल कल हमने लास्ट में जब छोड़ी थी क्लास, तो मैंने एचआईवी के बारे में बात की थी, ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब पहली बात तो ये बीमारी कौन सी कोज करता है, वायरस है। कौन सी बीमारी कोज करेगा, एड्स, ठीक है। अब एड्स की फुल फॉर्म कौन बताएगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहली बात, यहां पे एस का मतलब क्या है, सिंड्रोम। अब यहां पे इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि बीमारी है। सिंड्रोम क्या करता है, जब भी कोई डेफिशिएंसी सिंड्रोम आएगा किसी बीमारी में, तो सिंड्रोम हमेशा एक बीमारी लेके नहीं आता है, वो लेके आता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस।
ठीक है, जब भी कभी सिंड्रोम का मतलब होगा तो सिंपल ये बात ध्यान रखनी है कि वहां पे एक बीमारी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ग्रुप ऑफ बीमारी। अब एड्स इसको या फिर एचआईवी से जो इन्फेक्टेड पर्सन हुआ है उसके साथ दिक्कत क्या है, उसकी डेथ एचआईवी की वजह से कभी नहीं होगी। ये क्या करेगा, एचआईवी वायरस क्या करेगा, इसके इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम जो इसका रोग प्रतिरोधक जो वो है क्षमता है, उसको क्या करेगा, कमजोर करना स्टार्ट करेगा, वीक। और जैसे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा दूसरी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसको फ्लू के सिम्टम्स लिखेंगे, खांसी जुकाम के सिम्टम्स आएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा कि फीवर ही नहीं उतरेगा, ठीक है। और अगर फिर क्या है, फीवर के साथ साथ इसको कफ हो गया है और प्रोलोंग्ड कफ है, क्या है, प्रोलोंग्ड कफ, बहुत लंबे टाइम तक, 3 महीने से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, सुना होगा एड में, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू टीबी। अनकंट्रोल्ड वो हो जाएगा तो इट विल मे हैव, मे बोल रहा हूं मे, चांसेस है क्या हो, कैंसर हो जाए, अनकंट्रोल्ड साइड डिवीजन हो जाए। दोनों क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इसकी डेथ के लिए, एंड क्या हो जाएगी, इसकी फिर डेथ हो जाएगी। एंड इस तरह की डेथ क्या बोलते हैं, कोमोर्बिडिटीज, मैं इधर लिख रहा हूं, इस तरह की डेथ को क्या बोलते हैं, कोमोर्बिडिटीज। ऐसे डेमो तो क्या बोलेंगे, कोमोर्बिडिटीज। अब कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, देखो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग मरे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमारे इतने लोग नहीं मरे। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी सब ने बोला कि जो डेटा दिखाया गया है बाई किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो क्या है, वो गलत है, लेकिन गवर्नमेंट अड़ी रही। क्या किया उन्होंने जितनी भी कोमोर्बिडिटीज डेथ थी उनको काउंट नहीं किया। हुआ क्या था, किसी को डायबिटीज है, किसी को क्या था, टीबी थी, किसी को क्या था, कैंसर था। अब इन केसेस में एक लॉकडाउन लग गया, इनको वो नहीं मिली, क्या नहीं मिली, दवाइयां नहीं मिली, कहीं जा नहीं सकते थे। देन क्या हो गया, पहले तो इसकी मार थी बॉडी के ऊपर और ऊपर से क्या है, कोरोना की मार होगी। और कोरोना ने क्या कर दिया, वीक किया किसको, लंग्स को वीक किया, हार्ट पे इंपैक्ट डाला, इम्यूनिटी पे इंपैक्ट डाला, एंड देन डेथ। आ जाओ टाइम से आया करो, डेथ किसकी वजह, कोमोर्बिडिटीज डेथ हुई। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनको काउंट ही नहीं किया कोमोर्बिडिटीज डेथ को। उन्होंने क्या कहा, हम सिर्फ वो डेथ काउंट करेंगे जो कोरोना से हुई है, लेकिन कोरोना रिस्पॉन्सिबल था उनकी डेथ के लिए। तो दिस इज द कोमोर्बिडिटी डेथ का कॉन्सेप्ट। क्या है, कोमोर्बिडिटी, यानी आपको पहले से कोई बीमारी थी लेकिन वो बीमारी प्रोलॉन्ग चल रही थी, उसकी वजह से डेथ नहीं हुई, कोई और साथ में बीमारी लग गई, एंड देन व्हाट विल हैपन, आपको कैंसर था ऑलरेडी, ठीक है, कैंसर था, लेटर स्टेज में क्या हो गया, इसके साथ आपको टीबी भी होगी, ठीक है, या फिर क्या था, आपके पास टीबी थी पहले से, एंड फिर क्या होगी, सीवीडीज होगी, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उनमें से कोई हो गया, कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बहुत लंबे टाइम तक बीड़ी पी रहे थे, टीबी होगी, ठीक है, एंड देन स्मोकिंग की वजह से आपको सीवीडीज भी होगी, एंड डेथ ड्यू टू द कोमोर्बिडिटीज। ध्यान रखना, कोमोर्बिडिटी डेथ कौन सी होंगी, जिनमें ग्रुप ऑफ क्या होंगे, कोई बीमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन डेथ क्या होगा, दूसरे रीजन की वजह से। तो यहां पे अगर मैं वापस आ जाऊं, जहां में मैं एड्स की बात कर रहा था, एड्स में डेथ कैसे होंगी, कोमोर्बिडिटीज डेथ की वजह से। अच्छा, कल मैंने एक होमवर्क दिया था, होमवर्क क्या कह रहा था, अब मैं अगर बात करता हूं एचआईवी की, तो एचआईवी कैसे फैलता है, बेसिकली 4 तरीकों से, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, देन फिजिकल रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, देन यू मे बी इन्फेक्टेड। दूसरा, सिरिंजेस वगैरह से, इन्फेक्टेड सिरिंजेस वगैरह से हो सकता है, नाई के पास ब्लेड वगैरह हो उनसे भी हो सकता है, ठीक है, कि आप उस तरह में क्या किया, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने क्या किया, उसको वो ब्लेड यूज की और फिर क्या है, वही ब्लेड आप पे भी यूज कर ली, पहले उसको कट लगा और फिर आपको कट लग गया, देन क्या गया, ट्रांसमिशन हो गया। क्या ब्लेड के साथ सिर्फ एचआईवी फैल सकता है, नहीं, उसके साथ साथ क्या फैल सकता है, हेपेटाइटिस सी भी फैल सकता है, हेपेटाइटिस बी भी फैल सकता है, एनीमिया वगैरह फैल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा तरीका है, मदर से, इन्फेक्टेड मदर से
चाइल्ड में आ सकता है। एंड लास्ट वन इज, अगर आपको कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांस इन्फ्यूज कर दिया जाए, आपने कोई ब्लड लिया है, ब्लड इनटेक किया है अपनी बॉडी में, एंड देन कैसा है वो इन्फेक्टेड ब्लड, दीज आर द चार्ज। ठीक है। अच्छा एक चीज और, हाँ तो होमवर्क मेरा ये था कि ये बीमारी जो HIV वायरस था, इट वाज फाउंड इन दी चिंपैंजीज। पहले किस में था? चिंपैंजीज में था, और चिंपैंजीज से इंसानों में आया, अफ्रीकन में। देन क्या हुआ, कैसे हुआ, पढ़ के कैसे हुआ था बताओ। हम्म, ओके ठीक है। मैंने कल भी बताया था, बहुत से 90-95% मतलब 80% लोगों का यही मानना है कि मे बी देयर इज समथिंग बैड हैपेंड बिटवीन चिंपैंजी एंड ह्यूमन, अननेचुरल सेक्स टाइप कुछ हुआ एंड देन दैट इज नॉट द आंसर। अफ्रीकन में, अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ ट्राइब्स हैं, वो क्या करती हैं, दे विल ईट चिंपैंजीज मीट। वो क्या करते हैं, चिंपैंजी का मीट खाते, और चिंपैंजी का मीट खाते टाइम अब आपको काटना पड़ेगा। दो कारण हो सकते हैं, या तो आपने मीट को क्या कर दिया है, अंडर कुक्ड रखा है। अंडर कुक्ड का मतलब होता है आधा कच्चा। जब भी क्या होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर क्या है, H1N1 वायरस, बर्ड फ्लू वगैरह फैलता है, तो क्या एडवाइजरी आती है कि चिकन वगैरह नहीं खाना। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि H1N1, बर्ड फ्लू, H1N3, H3N3, ये वेरिएंट्स है उसके, हम उसमें बात करेंगे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ए जब हम पढ़ेंगे। बर्ड फ्लू H3N5 करेंगे। तो क्या होता है कि उनके अंदर है, और वो लेटर ऑन क्या आता है, इंसानों में फूड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो तरीका क्या है, आपको फूड क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से कुक करना चाहिए। अगर आपने अंडर कुक छोड़ दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी। सेम यही था, क्या था कि बैट्स में क्या मिलता था, कोरोना वायरस था। एंड देयर आर सम अजम्पशंस कि चाइनीज लोगों ने खाया, और खाने के बाद में अधपका खाया, और उनसे इंसानों में ट्रांसमिट हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्टोरी और बताता हूँ, मैं हर बार सबको बताता हूँ। मैं गया हुआ था नहीं, ये कहाँ पे है, हरिद्वार से आगे क्या, ऋषिकेश। तो हम गंगा के किनारे थे, ऋषिकेश से आगे निकल गए थे। तो किसी ने बोतल वगैरह फोड़ रखी थी कांच की वहां पे, तो मेरे दोस्त और हम जैसे गंगा में उतरे, वो वापस गंगा से निकल के अंदर अंदर की तरफ आया, तो उसके पैर में कांच लग गया, और पैच में कांच इतना भयंकर वाला लगा। ठीक है, पर दिक्कत ये थी कि मतलब सड़कों गए तो क्या, जिंदा है ना, चल दौड़ेंगे। डॉक्टर के पास गया नहीं, तो डॉक्टर के पास जब गए तो उसने क्या किया, पट्टी वट्टी बांध दी। अब हुआ क्या, अब उसको पेन हो रहा है क्योंकि ज्यादा ही कट गया था। उसके बाद में उसको स्टिचेस भी आए, लेकिन तब तक उसने स्टिचेस नहीं लगाया। कहता ठीक है यार, कट थोड़ा बहुत कट लगा, ठीक हो जाएगा। तो ब्लड ब्लड रुक नहीं रहा था। तो हम निकलते निकलते हम फिर उधर ऊपर की तरफ निकल गए, गंगोत्री उधर साइड में। तो जब गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने इसने कहा कि यार अमन, मेरे को चिकन जैसी स्मेल आ रही है। कहता क्या हो गया, मतलब सब ठीक है? तो हुआ क्या, अब जब चिकन खाते हैं तो चिकन में ब्लड रह जाता है, और उसमें महक आती है वैसे, और उसकी बॉडी से निकल रहा था ब्लड। तो उसको वो उस तरह समझ में नहीं, समझ में आया जोक? तुमको तो तुम्हारे चेहरे पे ऐसे लग गए, पता नहीं सर क्या कितनी गंदी बात बोल दी है, ये तो बहुत, कोई बात नहीं, इट्स अ नॉन वेज जोक। ठीक है, चिकन के बारे में था। तो अपार्ट पता है क्या है, तो ये हो सकता है कि जब हम फूड वगैरह कुक करते हैं तो उनमें हमेशा रह जाता ब्लड। तो दो चांस थे, या तो किसी, जब आप चिंपैंजी को खा रहे थे तो उसके फूड में रह गया HIV वायरस, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो गया है, अच्छे से कुक नहीं किया गया, और अच्छे से कुक नहीं करने की वजह से व्हाट विल हैपन, वो उनकी बॉडी में एंटर कर गया थ्रू फूड। और इस तरह का सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा, इट इज द फूड बोर्न, फूड बोर्न वाला मेथड लगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, एंड बॉडी में एंटर किया, लेटर ऑन फिर अफ्रीकन पर्सन से अफ्रीकन पर्सन में। अब ये बात सुन, तो फिर इंसान टू इंसान में क्या हुआ, या फिर ब्लड इन्फ्यूजन के थ्रू मदर टू चाइल्ड। ठीक है, और फिर क्या है, पर्सन टू पर्सन। अब एक और मेरी बात सुन, अगर किसी पर्सन को HIV है, ठीक है, तो कौन ज्यादा प्रोन है? क्या महिलाएं ज्यादा प्रोन है, महिलाओं को ज्यादा होने के चांसेस है, या पुरुषों को होने के ज्यादा चांसेस है? किस पे है? छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, वो मना कर लेगा। बताओ किसको ज्यादा चांसेस है?
दोनों को इक्वल हो सकते हैं, क्या है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं सर पुरुषों के ज्यादा चांसेस है, दूसरे महिलाओं के, तीसरा ऑप्शन है दोनों के इक्वल है। बताओ, पहले ऑप्शन के लिए हाथ उठाओ, महिलाओं के ज्यादा चांसेस है उसके लिए, सबने हाथ उठाना है, महिलाओं के ज्यादा चांसेस है। ओके, दूसरे पुरुषों के ज्यादा चांसेस है, हाथ उठाने में अटेंडेंस नहीं दूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए ऑप्शन महिलाओं के ज्यादा चांसेस, हाथ उठाओ। पुरुषों के ज्यादा चांसेस है, बी, रिपीट कर रहा हूं, एंड सी दोनों के इक्वल चांसेस हैं। ओके, बताओ पुरुषों के ज्यादा कैसे? पुरुषों वाले में हाथ उठाया था, महिलाओं वाले उठाया था, पुरुषों वाले कैसे? गाइस नहीं, पुरुष कैसे? इस चीज का नहीं पता। अमित कैसे? क्या विजेंद्र? दोनों के इक्वल क्यों है? बीमारी है, किसी को कह सकते बीमारी क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगी? बीमारी नहीं पता क्या कह रहे हो, पीछे से बोल रहे थे, बताओ तो ये है कि बीमारी तो बीमारी बीमारी में बीमारी थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करेगी, ये है लगता है, लेकिन यू आर रॉन्ग। वुमेन हैव मोर चांसेस, मोर सस्टेबिलिटी एज कंपेयर टू मैन। एंड मैं बात कर रहा हूं अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशनशिप्स, अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, बिकॉज वुमेन हैव मोर एरिया, और ऐसा नहीं है कि वो ब्लड के थ्रू ही होगा, वो म्यूकस के थ्रू, सीमन के थ्रू एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेल्स वुमेन हैव मोर एरिया टू ससेप्टेड दैट वायरस एंड वुमेन हैव लेस एरिया। ठीक है, तो बीमारी भी डिस्क्रिमिनेट करती है, और मैं नहीं कह रहा हूं ये, ठीक है, यूके में स्टडी हुई थी, दे विल टेल यू। ठीक, तो कल हमने बात कर ली थी किस किस के बारे में, कैंसर के बारे में, नहीं नहीं, चांसेस दोनों के इक्वल है। सस्टेनेबल कौन है ज्यादा, कौन ज्यादा प्रोन है? वुमेन। बिकॉज देखो, एक मुझे एक बात पता है कि अगर मेरी बॉडी में एंटर करना है वायरस को, तो ज्यादा एरिया होगा, ज्यादा जगह होगी, तो ज्यादा इजीली कर पाए बॉडीली फ्लूइड की। ठीक है, तो वुमेन हैव मोर एरिया। कैंसर के बारे में बात कर ली थी हमने, ट्यूमर के बारे में बात कर ली थी, ठीक है, और क्या किसके बारे में बात कर ली थी, सीवीडीज के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, इसमें हमने हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इन सब के बारे में बात कर ली थी। ओके, और किसके बारे में बात की? बस यही थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। ठीक है, अब लिखो लिखो डीजनरेटिव डिजीजेस। ठीक है, और हम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं। डीजनरेटिव डिजीज क्या कहते हैं कि इनमें क्या होता है कि मेरा कोई ऑर्गन क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम पहली कैटेगरी जो पढ़ रहे हैं, दैट आर द न्यूरो डीजनरेटेड, न्यूरो डीजनरेटेड, एक मिनट, डिजीज। आ जाओ, टाइम से आएगा। हाँ, किसमें? न्यूरो, वो दोनों ही कैटेगराइजेशन में, न्यूरो डीजनरेटिव में भी है एंड वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी है। देखो, अगर न्यूरो डीजनरेटिंग का क्या है कि उसमें मेरे हार्ट अपने आप नहीं हो रहा, दिक्कत क्या है कि स्मोकिंग, ठीक है, और इवन मेरी जो बैड फूड हैबिट्स है, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया है, ठीक है, या फिर जंक फूड का कंजम्पशन हो गया है, मैं बैड फैट ज्यादा खा रहा हूं, वो भी मेरे रीजन कॉज करते हैं। ठीक है, फिजिकली कोई नहीं है, तो वो भी डिजनरेटिंग का है, यस आई एग्री, सॉरी सीबीडी, आई एग्री, लेकिन उनके रीजन और भी है, अकेले डिजनरेटिंग का नहीं। डिजनरेटिंग में क्या होगा कि आपका पूरा पूरा ऑर्गन या फिर आपका ऑर्गन का कोई टिश्यू काम करना बंद कर। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, देर इज समथिंग दैट
ठीक है, दीज आर दी ओवरीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज है। ठीक है, ओवरीज में क्या रहता है, एग स्टोर रहेंगे। क्या बॉडी ओवरीज को प्रोड्यूस करती है? क्या महिला की बॉडी ओवरीज को प्रोड्यूस करती है? आंसर इज नो। जब आप पैदा होते हैं, जब कोई भी लड़की पैदा होती है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी कुछ मात्रा में एग्स अंडर डेवलप्ड मिलते हैं, यानी मदर अपनी बेटी को एज अ गिफ्ट कुछ एग्स दे देती। ठीक है, तो यानी इसीलिए क्या बोलते हैं कि मतलब बेटी अपनी मां की कॉपी है, वो सब कहने की बात, बट दिस इज द फैक्ट उसके पीछे। ठीक है, तो यानी क्या होगा, जब से बच्चे मतलब जब से गर्ल पैदा होगी उसके बॉडी में क्या ऑलरेडी एग है, बट एग कैसे है? अंडर डेवलप। कैसे है? अंडर डेवलप। जैसे ही प्यूबर्टी की एज आएगी देन व्हाट विल हैपन, ये क्या हो जाएंगे, प्यूबर्टी की एज हिट होने के बाद में आफ्टर दैट 11 और 13 ईयर के गैप में आने के बाद में क्या हो जाएंगे, एग डेवलप करना स्टार्ट। और एग क्या करेंगे, हर महीने दे स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम हियर, यहां। ठीक है, बॉडी में अगर स्पर्म एंटर कर रहे हैं मोस्टली क्या होता है, जो फ्यूजन होता है वो यहां होता है, कहां पे, फैलोपियन फैलोपियन। ठीक है, और होगा क्या, अब फैलोपियन ट्यूब क्या कहते हैं, फ्यूजन के बाद में, फ्यूजन के बाद में ये क्या करेगा, यहां से रोल होके आएगा और यहां पे यूट्रस की वॉल पे कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, चिपक जाएगा। यूट्रस की वॉल पे क्या होगा, चिपक जाएगा, एंड देन क्या होगा, सेल मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, एंड आफ्टर 9 मंथ्स ये पूरा पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेल मल्टीप्लाई होती रहेंगी, एंड देन आफ्टर 9 मंथ्स, सॉरी नॉट 9 मंथ्स, आफ्टर 36 वीक क्या हो जाएगा। ठीक है, अब होता है क्या, सुनो अब एक दूसरी चीज सुनो, दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो। ठीक है, अब होगा क्या भाई, अगर आपकी बॉडी से ठीक है, अगर बॉडी में स्पर्म नहीं है, अब क्या होता है, हर महीने एवरी मंथ यहां पे क्या होता है, प्रोटेक्टिव वॉल बन जाती है, यहां पे वॉल बन जाएगी। ठीक है, एंड वॉल बनने के बाद में व्हाट विल हैपन, ये क्या है, ये रेडी है इसको पकड़ने के लिए यहां, बट फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि स्पर्म और एग मिले नहीं है, तो एवरी मंथ क्या होगा, दिस वॉल विल शेड एंड टीयर डाउन। टीयर डाउन होने के बाद में क्या होगा, बॉडी से मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में हर महीने में, तो एवरी मंथ क्या रहता है, आफ्टर एवरी 28 डेज। ठीक है, पुबर्टी हिट होने के बाद में ये वॉल बनेगी, टूटेगी, बनेगी, टूटेगी, बनेगी, टूटेगी। डू यू गेट दैट कि ये वॉल हमेशा थिन होती जा रही है। यार कोई चीज बार बार बन रही है, मेरी खुद की ये वाली दीवार देख लो, नॉर्मल मैं इसको बार बार झाड़ता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा, बार बार झाड़ता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा, देन वॉल तो थिन हो रही है। तो आफ्टर क्या है, आफ्टर 30 इयर्स, ये आपने बात सुनी कि आफ्टर 30 ईयर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। क्या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, अगर ये वॉल थिन हो जाएगी तो क्या ये इजीली बेबी को बियर अप नहीं कर पाएगी। ठीक है, बियर अप नहीं कर पाएगी, क्या ये कॉम्प्लिकेशन है। एक चीज और सुनो, एक कॉम्प्लिकेशन पता लगी, अब देखो एक चीज और सुनो, होता क्या है, अब एक कंडीशन और है, पुबर्टी हिट करने के बाद में, पुबर्टी हिट करने के बाद में, हैव यू हर्ड अबाउट हाइमन, हाइमन का सुना आपने। ठीक है, हाइमन, ओके, सबको पता होगा, आई डोंट गेट, क्या ये पॉसिबल है कि हाइमन की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ब्लड रिलीज होता है वो बॉडी से बाहर ना आए, इज दिस पॉसिबल। यस, इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, अब एक और बात सुनो, अब एक चीज और सुनो मुझे, आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, अब जैसे ही 28 डेज में ये वॉल शेड होकर गिरने लग जाती है, योर बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर विल इंक्रीज।
ठीक है, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या है कि बॉडी जब ज्यादा होगी तो बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि वो बॉडी अपने आप को हीट करके क्या करते थे, आपकी बॉडी से जो भी मटेरियल है वो बाहर निकालते थे। ये मेंस्ट्रुएशन का नहीं है, बॉडी का मैकेनिज्म है। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी या लू लग जाते हैं तो आपको दस्त हो जाता है, ठीक है। तो दस्त के थ्रू भी क्या करते हैं, आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो भी वेस्टेज मटेरियल है, जो भी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो बॉडी क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। दस्त लग जाएंगे और बॉडी एकदम से ऑल ऑफ द सडन सब चीजों को रिलीज करती है, ठीक है। तो बॉडी का क्या है, मैकेनिज्म। अब क्या होता है, आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि सेकंड या थर्ड डे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होती है, आपको अपने बाल नहीं धोने चाहिए। वाई सो? बिकॉज अगर आप अपने बाल धो लेंगे तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने से व्हाट विल हैपन, जो आपकी बॉडी से जितने भी ये बोल्स एक्सट्रैक्ट होके आनी थी वो एक्सट्रैक्ट होके नहीं है, एंड दिस विल बी द प्रॉब्लम। चलो ये तो हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। जिस बात पे मैं कह रहा था वो बात सुनो। अब क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यहां पे इस पे ऐसी लेयर बन जाती है, हेलो। अब इसके रीजन क्या है, इसके बहुत सारे रीजन है कि आपने अपनी हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं दिया, आप ऐसे ही बाल धोते रहे, वन रीजन। दूसरा रीजन, आपके मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए हैं, मल्टीपल मिसकैरेज समझते हो, ठीक है। या फिर आपने मल्टीपल अबॉर्शंस कराए हैं, क्वाइट कॉमन, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँ क्वाइट कॉमन इन दिस जनरेशन कि लोगों की शादी नहीं होती, बट पीपल आफ्टर द एज ऑफ 20, 21, 22, 23 दे आर फिजिकली एक्टिव, उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है, देन दे विल गो फॉर द अनवांटेड 72 या एमटीपी पिल्स के गो थ्रू जाते हैं, एंड देन दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि एमटीपी पिल्स आपको मिलती नहीं, नहीं मिलेंगी, हमने कंट्रोल कर रखी। लेकिन आप मेडिकल स्टोर पे जाओ, आप पैसे दो उसको, 200, 150, 200 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा दोगे, आपको सब मिलता है मार्केट में, एंड वी नो इट वेरी वेल। तो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लोग क्या कर लेते हैं, फोर्सफुली गो विद द अबॉर्शन या मिसकैरेजेस। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे कई बार इसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती है। मैं यहां पे सिर्फ फॉलिकल ट्यूब की बात कर रहा हूं, यूट्रस की बात नहीं कर, ठीक है। अब होगा क्या, स्पर्म ने एंट्री की, ठीक है। यहां पे एग था, फ्यूजन हुआ, अब होना क्या चाहिए था, वो रोल करके यहां आता। लेकिन अब रास्ता कैसा है, अब रास्ता कैसा है, उबड़ खाबड़। फ्लैट होता तो क्या करता, रोल करता और रोल करके आ जाता, और वो इन कंजक्शन, आ जाओ इन कंजक्शन के बीच में क्या हो गया, यहां पे फंस जाए। अब उसको नहीं पता है, उसका काम क्या है, मल्टीप्लाई करना, एंड वो क्या करेगा, वो अपनी सेल्स की टाइम से आएगा, अपनी सेल को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और ये पतला सा एरिया है, किसी भी तरह की प्रेगनेंसी वो आपके यूट्रस के अलावा कहीं पे भी हो, दैट टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब सवाल यह आएगा, सर पिछले साल तो ये नहीं पढ़ा है, अब की बार क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज कानपुर में पहला केस ऐसा मिला था जहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी लीवर में फाइंड आउट हुई थी, लीवर में। ऐसी प्रेगनेंसी जो कहां पे, जो आपकी बॉडी से, बॉडी के अलावा कहीं पे मिल जाए। कानपुर में पहला केस आया, 2.5 लाख लोगों में से एक महिला के साथ ऐसा केस होता है कि प्रेगनेंसी कैन बी फाउंड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द वूम, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक। एंड महिला को मिली कहां, लीवर में, इसकी कहां है, फैलोपियन ट्यूब। होगा क्या, अब इसको पता नहीं लगेगा, द लेडी गोज फॉर द अल्ट्रासाउंड एंड समथिंग लाइक दैट, एंड देन डिटेक्शन में वो आएगा, ठीक है। अर्ली डेज में पता नहीं लगेगा, एंड देन आफ्टर 4 वीक्स और मे बी 6 वीक के बाद में इट विल रैप्चर, एंड वुमेन हैव हायर चांस, 80 to 90% चांस शी विल डाई। अब बात ये होता है कि सर क्या इसके कोई वो नहीं है, देयर इज 2-3 काइंड्स ऑफ थिंग। अगर आपको क्या करना है, अबॉर्शन कराना है, व्हाट आर द यूजुअल प्रोसीजर्स, लिखो, लिख रहे हो तो पूरा ही लिखो।
गाइस नहीं, मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी बिल। एक चीज और लिखो, अमेंडमेंट, अमेंडेड बिल। अमेंडेड बिल लिखो। बिफोर आफ्टर का मतलब क्या है? अमेंडमेंट होने से पहले बिल में क्या था? अमेंडमेंट होने, अमेंडमेंट कर पता होगा तुम लोगों को? ऐसा कोई चीज जिसको अमेंडमेंट का नहीं पता हो? ओके, क्या होता है? सुन लो जिनको नहीं पता है क्या होता है, एक बंद बताओ, बताओ क्या होता है? थोड़ा लाउड नहीं, जिससे पूछा जाए आराम से शांति, हाँ थोड़ा लाउड की सबको सुन जाए। हाँ। हम्म, पहले कोई बिल था, पहले कोई एक्ट था, ठीक है। देखो बिल और एक्ट में क्या फर्क होता है? कोई नहीं, आप लोग पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या होता है कि जो एक्ट होता है वो कानूनी रूप से लीगली होता है, उसके ऊपर या तो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए हैं या फिर लोकसभा राज्यसभा से पैक्ट पास होके वो पूरा पूरा कंप्लीटली फॉर्म में आया। बिल क्या है? बिल अभी तक पास नहीं हुआ या फिर उसको ऑर्डिनेंस नहीं मिला है थ्रू प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या होता है, ये वैसा वैसे बिल भी क्या है? पास हो गया था, पर हम बिल की बात कर रहे हैं, ये भी एक्ट बन गया बाद में। तो पहले कोई एक्ट था, उसमें कुछ बदलाव किया, बदलाव को क्या कहेंगे? अमेंडमेंट, ठीक है। वो उनके अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कि अगर क्या है, सिंपल बिल है तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो कितनी चाहिएगी? पढ़ना ये चीजें, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? चलो मेरा वो काम नहीं है, कोई बात नहीं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सबको पता होगा, दो चार लोगों को नहीं पता होगा, इस पे देखो। पहले क्या था? पहले यहां पे था, देखो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी बिल क्या कहता है? ये कहता है कि भाई हमें क्या करना है, हमें वुमेन, पहले एक बार ये चीज और सुनो, अबॉर्शन के लिए क्या तरीके हैं? एक तो आप क्या करो, यूज करो पिल्स। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है व्हेन विल बी द चांसेस यू गेट प्रेग्नेंट और समथिंग लाइक दैट, पता है? कब प्रेगनेंसी अगर हो सकती है? मैं एक चीज मान रहा हूं, डे 0 एंड डे 28, ठीक है। पूरी कंप्लीट हेल्दी वुमेन है, ठीक है, नो abnormality, नो irregular इन द पीरियड्स और समथिंग लाइक दैट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब सुन, डे 0 मेरा कौन सा है? मैं डे 1 मान रहा हूं, डे 0 के बाद मैं डे 1 में मान रहा हूं उसको जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। इट विल गोज अप टू 5 डेज, अप टू 5 डेज, ठीक है। मैक्सिमम का 3 या 4 दिन के बाद में फ्लो बंद हो जाता है, सबका अपना अपना लग गया, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जैसे, ठीक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अप टू 11 डेज तक ये जो स्लोट रहता है, यहां पे नो प्रेगनेंसी। बट इफ वुमेन इज हाईली फर्टाइल, वुमेन का हाईली फर्टाइल का मतलब क्या है? ठीक है, देन इट कैन अप टू 9 डेज, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मेजर करती हैं, वुमेन की हेल्थ मेजर करती है, साथ मतलब मैटर करती है, नॉट मेजर करती है, मैटर करती है, साथ में बॉडी कैसी है वो मैटर करती है हाईली, ठीक है। उसके बाद में 22 डेज से लेके 28 डेज का जो स्लॉट है, 6 डेज का, यहां पे भी नो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इट इज नॉट 100%, देर विल बी ऑल्सो चांस कि यहां पे प्रेगनेंसी हो सकती है और यहां पे भी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। हाउ, व्हाट इफ समथिंग इरेगुलरिटी हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड?
तो ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं होगी, यहां पे नहीं हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यहां पे प्रेगनेंसी नहीं। अब किसी को पता था कि दिस इज द स्लोट, टाइम स्लोट, ठीक है, एंड पार्टनर्स हैव देयर फिजिकल रिलेशनशिप एंड प्रेगनेंसी अकर, ठीक है। तो आपको पता है कि हो सकती है, तो पहला जो सोर्स है यहां पे, दैट विल बी गो थ्रू दी अनवांटेड 72, देयर सम काइंड ऑफ पिल मार्केट में मिलती है, ठीक है। वो आपको क्या करनी पड़ती है, फिजिकल रिलेशनशिप के 72 आवर्स तक यू कैन कंज्यूम। क्या करेगी, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द हेल्थ, आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा क्या करेगी, फोर्सफुली क्या करेगी, आपके पीरियड्स को पुश करके पहन ले, आपकी बॉडी से जब पीरियड्स आ जाएंगे तो जो भी मटेरियल है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से, ना सीमन रहेगा ना वो रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द बॉडी, क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेज है? यस। आप कितना ही कह लो ये बात कि बहुत सारी आपको स्टोरीज मिलेंगी, बहुत सारे एक्टर्स करते हुए मिलेंगे, और आप पॉडकास्ट वगैरह सुनोगे कि हेल्थ पे इंपैक्ट नहीं है, बट दिस इज द ट्रूथ कि इनके हेल्थ पे एडवर्स इंपैक्ट है, माइनर है पर है, ठीक है। सेकंड, अब आपको क्या होगा, यू वेटेड टिल 28 डेज, ठीक है, हुआ, उसके बाद में पीरियड्स डोंट अकर, देयर विल बी वेरी हाई चांस कि क्या है, प्रेगनेंसी का साइन पॉजिटिव है, यू गो विद द यूरिन टेस्ट, ठीक है, एंड यूरिन टेस्ट में 2 लाइन आ गई है एंड यू गॉट प्रेग्नेंट। चीजें क्या है, देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज एम्प्टी पिल्स, ठीक है, सबकी अलग अलग है मार्केट में, और गवर्नमेंट ने इनको मतलब गवर्नमेंट ने इनको ओवर द काउंटर सेल के लिए मना किया। दीज आर ओनली अवेलेबल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, बट वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न सोसाइटी, अब सोसाइटी दैट इज द फुल ऑफ इडियट्स। ओवर द काउंटर आप किसी को दोगे पैसे एंड ही विल प्रोवाइड यू द ओवर द काउंटर। रूल्स आर ऑलवेज बैंड विद द हेल्प ऑफ मनी। ये तो इंडिया की सिनेरियो है। ये क्या करेगी, ये भी सेम वही अप्लाई करेगी। और इन पिल्स का सबसे बड़ा दिक्कत ये है, जो मैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो बात कर रहा था, दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, लेकिन ये हमेशा इफेक्टिव नहीं रहती। इनका इफेक्टिव कितना है, 80% समथिंग, और हर बार क्या रह जाता है, हर बार, क्योंकि अब वो है, अब जब सेल बन रही तो सेल का मल्टीप्लिकेशन बहुत हैवीली होता है, सेल का मल्टीपल बहुत हैवीली होता है। देयर इज समथिंग दैट इज अनदर नोन एज बीटा एचसीजी, बीटा एचसीजी टेस्ट, ठीक है। इसकी रीडिंग क्या रहती है, इसकी रीडिंग 5 रहती है, 5 से 0। अगर कोई पुरुष बीटा एचसीजी रेट कराता है तो उसकी 0 या 5 के बीच में आती है, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन, ये आपका एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, अगर आपके इसकी रेंज ऊपर गई है मींस यू आर प्रेग्नेंट, मतलब वुमेन की। मेल भी करा के देख सकते हैं, पर मेल के साथ ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। अगर आप बिल्कुल हेल्थी हैं तो आपके रेट 0 से 5 की है। ऐसे होता है कि विद इन 4 या 6 मंथ में इसकी रेटिंग्स 6000 तक चली जाती है, 6000, इवन 22-20 हजार चली जाती हैं, और 4 महीने के बाद आफ्टर 16 वीक्स इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। होता क्या है, आपने मतलब जिसने भी एमटीपीयू पिल्स यूज की हैं, एंड 80-90% में क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ क्लोट्स वगैरह बॉडी के अंदर रह जाता है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्लोट रहेंगे, कुछ भी पार्टिकल रहेगा, दैट विल पोज अ प्रॉब्लम। अमित क्या कर रहे हो, फोन चला रहे हो, अंदर रख लो, चला रहे हो तो नहीं चला, सपना यहां देखो, वहां नहीं देखना है। तो क्या रहेगा, बॉडी के अंदर क्लोट रह जाएंगे एंड दे विल पोज प्रॉब्लम। तो उसके लिए एक और मेथड है, दैट मेथड इज नोन एज सक्शन, ठीक है, सक्शन। उसमें क्या होगा, जो बॉडी के अंदर क्लोट्स रह गए हैं, एज ए जो 3 डिट्स वाली ट्यूब देखी थी आपने, बच्चे को पकड़ के निकालते हैं, सेम वैसे सक्शन का होता है, बट नॉट दैट मच हार्ड। उससे आपकी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स रह गए वो निकाल दिए जाते हैं। अब होता क्या है कि यहां पे इसके बाद में अगर आप दोबारा से प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट चेक करते हो तो हमेशा वो पॉजिटिव ही शो करता है,
Why it is showing positive? Because there are something that has part has been inside your body. अब होता क्या है, अगर प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में थी और आपने टाइम से पहले ही एमटीपी पिल यूज करी विदाउट यूजिंग दी अल्ट्रासाउंड यूएसजी, तो क्या रहता है कि वो फेलोपियन ट्यूब में ही हमेशा क्लोट रह जाता है। और बार बार एमटीपी यूज करने का मतलब क्या है, आपकी फेलोपियन ट्यूब में क्लोट रह गया है। और फेलोपियन ट्यूब क्या रिजल्टेंट करेगी? रिजल्टेंट हर बार आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपके साथ आपकी जो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस दूसरों के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपको सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा और आपको फेलोपियन ट्यूब भी निकलवानी पड़ेगी। दो फेलोपियन ट्यूब है, एक फेलोपियन ट्यूब रह जाती है, देन व्हाट विल हैपन? आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चांसेस जो प्रेगनेंसी के वो 60% रह जाते हैं, बिकॉज दो ट्यूब्स काम कर रही हैं, दोनों में से किसी में से एग निकल रहे हैं, एक रह जाएगी, देन व्हाट विल हैपन? मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुझे अजीब लग रहा है, तुम वो हो गए हो। एंड देन व्हाट विल हैपन? दूसरी प्रेगनेंसी, लेकिन प्रेगनेंसी के चांसेस कितने रह जाएंगे? डिक्रीज अप टू 60 to 80%। ठीक है। एंड तीसरा है मेडिकली टर्मिनेटेड। उसमें क्या करेंगे? पूरे यूटेंसिल सॉरी अप्लायंसेस एप्लीकेशंस यूज करेंगे एंड देन आपके यूट्रस से पकड़ के वोल से कट करके और उसको बाहर निकाल दो। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर इन सब के बाद में भी जैसे ही आपका जैसे आपका अबॉर्शन हो जाता है या फिर मेडिकली टर्मिनेटेड कराते हैं प्रेगनेंसी, तो उसके बाद ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज वोल्स दोबारा से रैप्चर। ठीक है। अब मैं बिल के बारे में बात करता हूं। पहले यस सॉरी बीटा एचसीजी एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हमारी बॉडी में हम काउंट करते हैं, ये बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी पुरानी है। अबॉर्शन में ये एक टेस्ट है जो आपको बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। ठीक है। बिकॉज यूरिन टेस्ट का भी फेलियर बहुत ज्यादा है। यूरिन टेस्ट का कितना वो है? अप टू 70 to 80%। अब अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और आप क्या कर रहे हो, आप जब यूरिन टेस्ट करा रहे हो, देन व्हाट विल हैपन? आपको 2 स्ट्रिप में लाइन प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखा रही है। अल्ट्रासाउंड करा रहे हो तो यूट्रस में तो है ही नहीं, तो यूट्रस में शो ही नहीं कर रहा है, यूट्रस में कुछ शो ही नहीं कर रहा है। तो हर बार टेस्ट क्या आ रहा है? अल्ट्रासाउंड में आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और ब्लड टेस्ट करा रहे हो तो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। देन यू गो फॉर दी बीटा एचसीजी। ठीक है। अब देखो बिफोर बिल में क्या था? बिल में बिफोर ये था कि अगर आपको मेडिकली जाना है, मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी करानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे एंड देयर विल बी हस्बैंड एंड वाइफ। कौन एलिजिबल था? हस्बैंड एंड वाइफ। वहां पे लिखा हुआ था कि वुमेन वुड गो विद देयर हस्बैंड। इन्होंने इसको चेंज करके क्या कर दिया है? वुमेन विद पार्टनर। So now what this happen? Unmarried women are also eligible for the medical termination pregnancy. फायदा क्या है? नुकसान है? फायदा है? फायदा ये बहुत सारे रेप सर्वाइवर्स हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब नहीं हुए शादी में, क्या हैपन? अगर आप घर पे कर रहे हो सो मच प्रॉब्लम, तो कम से कम आपको क्या है? क्या है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? गुड हेल्थ के बारे में बात करता है। 19 में या 21 में? राइट टू हेल्थ। राइट टू गुड लाइफ में भी क्या है? राइट टू हेल्थ आता है कि आप मना नहीं कर सकते हेल्थ को। ये हो सकता है कि भाई मतलब सर इसका मतलब तो ये कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं तो मेरा इलाज फ्री में होना चाहिए। ऐसे कैसे? वो तो क्या है? बिकॉज क्या है? आर्टिकल 12 में क्या दे रखा है? गाइस टाइम से आया करो दोनों लोग। उसमें क्या दिया हुआ है? स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है। उसमें स्टेट इंस्टीट्यूट है, पार्टनर के साथ जा सकते। पहले क्या था? पहले आपको 2 डॉक्टर्स की कंसेंट चाहिए थी। ठीक है। 2 डॉक्टर्स की कंसेंट चाहिए थी। अब क्या है? ओनली 1 डॉक्टर की कंसेंट में क्या हो सकता है? अबॉर्शन हो सकता है। तीसरा, पहले क्या था? पहले ये था कि आप अप टू 20 वीक्स, अप टू 20 वीक्स 20 सप्ताह तक। और अभी क्या आ गया? अप टू 24 वीक्स, अप टू 24 वीक्स। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एंड फ्रॉम दी 4 डॉक्टर्स की एडवाइस पे, 4 डॉक्टर्स की एडवाइस पे, ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और 4 डॉक्टर्स की एडवाइस पे, इट कैन हैपन आफ्टर 24 वीक्स ऑल्सो।
अब ये वीक कैसे काउंट होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? पता है किसी को? देखो, हाँ देखो, अब मैं यहां पे जो जीरो डेट की बात कर रहा था, डे जीरो की, डे वन और डे 28, याद है? अगर मेरे डे जीरो में मेरे पिछला वो हुआ था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डे जीरो पे स्टार्ट हुई थी, तो वीक कहां से काउंट करेंगे? अब नेक्स्ट पता मुझे कहां लगेगा? मुझे डे 29 के बाद में मान लो डे 30 पे किसी को पता लगा प्रेगनेंसी का, एंड सी विजिटेड अ डॉक्टर, और इसको साफ साफ ये पता है कि भाई मेरा जो है, आई जस्ट हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद माय पार्टनर ऑन 23rd डेट, ऑन 23rd डेट ऑफ दिस मंथ, ऑफ दिस साइकिल, सॉरी 21st लगा लो, 21 पे तो मैंने बताया था कि हो ही नहीं, उतना नहीं, 22nd मान लो, ठीक है? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या काउंट करेगा? डॉक्टर कंप्लीटली जीरो से काउंट करेगी, इट विल कंसिडर एज 4 वीक्स। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज नॉट माई जजमेंट, दिस इज नॉट जजमेंट ऑफ द डॉक्टर, दिस इज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हैं? सारे के सारे पुरुष बैठे, उनको पता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप मैरिज के इंस्टीट्यूट में हो तो सुप्रीम कोर्ट को यह मानना है कि हम ऐसी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो हम क्या मानेंगे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुए होंगे, या आप पार्टनर हो तो आपके बाद में फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुए। तो इसलिए क्या होगा? हम पूरी साइकिल को ही मानते हैं, हमें नहीं पता कब हुआ है, तो हम इसको क्या पूरा 4 वीक मानते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई लोग 10 महीने के बाद पैदा होते हैं, 10 महीने के बाद 10वें महीने पैदा होते हैं, वो 10वें महीने में पैदा नहीं होते भाई, द प्रेगनेंसी हैपेंड हियर, और 2 वीक आगे निकल जाते हैं। क्या होता है? यहां पे होगा, यहां से काउंट होना चाहिए, बट वही बात है कि आप किसी को पूछ के क्यों ही वो अनकंफर्टेबल फील करो। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट यहां से मैं पूरा 4 वीक काउंट करता हूं। अगर लास्ट में 1 वीक में हुआ है मेरा समथिंग हैपेंड, तो मुझे अगेन कितने चाहिए? 36 वीक चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग 3 वीक आगे चले गए। तो जो डेट दी है वो कुछ डेट बताएंगे उस डेट के बाद में, ठीक है? तो यहां पे जो 24 वीक्स काउंट किए गए हैं, वो ध्यान रखना है, वो 4 वीक ही है, और उसके बाद में आगे 20 वीक और, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट ये वाली ऑर्डर कब देगा? ये वाले वो कब देगा? देयर इज अ कंसेप्ट दैट इज नोन एज लीगल एज, देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज कंसेंट एज। शादी करने की लीगल एज क्या है? और कंसेंट एज टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है? दोनों में फर्क समझ में आ गया? अगर कोई रेप सर्वाइवर है और कोई क्या है? माइनर है, वो माइनर है तो she cannot go for all these things or something like that, then क्या हो जाएगा? then वो डिले हो जाएगा। या फिर क्या हो गया है? माइनर है, समाज से बचते हुए बता नहीं पाई, ये वो समथिंग लाइक दैट। तो ऑन द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको 24 वीक्स तक बढ़ाया गया, लेकिन रिकमेंडेशन कितनी? 4 डॉक्टर्स, ठीक है? ठीक, समझ गए? दिस इज द एमटीवी बिल। और पहले जो लिया गया था, ये रिकमेंडेशन किसकी होगी? कौन से डॉक्टर्स होंगे? डॉक्टर्स फ्रॉम एम्स, ठीक है? ड्रास्टिक चेंज क्या है? 2 डॉक्टर से 1 डॉक्टर, 20 वीक से 24 वीक्स, और यहां पे क्या हो गया? हस्बैंड से नाम क्या कर दिया है? कन्वर्टेड इनटू पार्टनर, ठीक है? लगे हाथ तो एक चीज और पढ़ लें, सैरोगेसी बिल और लिख लो, मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? सैरोगेसी बिल कुछ अलग अलग ही पढ़ने लग गए हम यार। सैरोगेसी बिल, व्हाट इज सैरोगेट? सैरोगेट पता है? मिमी मूवी देखी है? मिमी थी क्या था? ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। सैरोगेट का कंसेप्ट क्या है? सैरोगेट का बेसिकली मतलब है वूम बोन रेंट,
आपने गर्भाशय क्या ले लिया है, किराए पे ले लिया। अब ये क्या चीज है, होता क्या है कि अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो क्या क्या तरीके। अब मान लो मैंने वो जो एग्जांपल बताया था, क्या हो रहा है कि या तो वॉल जो है यूट्रस की वो क्या होगी, बहुत ज्यादा थिन होगी, पतली होगी, तो हर बार क्या हो रहा है, मिसकैरेज हैपनिंग हो रहा है। दूसरा क्या है, कुछ एज के बाद में एग रिलीज होने बंद हो गए, ठीक है, वो प्रॉब्लम। तीसरा क्या है कि जो मेरा यूट्रस है वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो मेरा जो जाइगोट है उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। तीसरा क्या है, ठीक है, सैरोगेसी में क्या कुछ मेल की बीमारी का कुछ रोल है कोई, मेल के स्पर्म काउंट कम हो जाना, इसका कुछ रोल है क्या है, वो तो किसी और के स्पर्म आ जाएंगे, वुमेन तो हेल्दी होनी चाहिए। अगर ये वाले रीजन है, ठीक है, देन क्या ऑप्शन है, देखो अगर अगर मेरे पास एग की प्रॉब्लम है तो इसका रेजोल्यूशन क्या है, आईवीएफ। सॉल्यूशन क्या है, आईएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। या फिर मेरे पास कोई मेरा यूट्रस वगैरह, तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि यूट्रस एबल ही नहीं है बेबी कंसीव करने की, दैट इज द ओनली अल्टीमेट। तो उस टाइम पे, और एक और चीज, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एक बात ये बहुत बड़ी है भाई, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी मदर के बहुत ग्रेटफुल रहा करो। क्यों ग्रेटफुल रहा करो, ठीक है, बिकॉज जब वुमेन बर्थ देती है तो मतलब सब कुछ, मतलब कहने का मतलब यह है कि सब जंग जीत के जन्म दिया जाता है, मतलब अपनी जान पे खेल के बांधने वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मदर कि तुम्हारी मदर ने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन दी हेल्थ ऑफ द वुमेन। सब अबनॉर्मलिटी हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, एवरीथिंग चेंज, और इट इज वेरी ड्रास्टिक चेंज। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आज मॉडर्न सोसाइटी में कि मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना है, तो पीपल ऑल्सो गो थ्रू दिस थिंग, ठीक है। अब आ जाओ सैरोगेसी, ठीक है। लोग क्या करते हैं, आए हस्बैंड वाइफ आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई वुमेन देखी, अच्छी थी, ठीक है, आपको फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, यू चूज आईवीएफ, यू चूज आईवीएफ, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं, यू गो थ्रू दी आईवीएफ, एंड आफ्टर 36 मंथ बेबी आएगा, ये इसको ब्रेस्ट फीड कराए ना कराए, एंड देन इस बेटे को ये लेके चले जाए, बेटा है बेटा, ठीक है। व्हाट इफ इनका झगड़ा हो गया, बहुत सारे केस में ऐसे। अब इंडिया में सैरोगेसी क्या है, अगर यूएस में अगर आप जाओगे, देखो हमारे यहां पे एक चीज समझो, हमारे यहां पे सरकारी नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग प्राइवेट काम क्यों नहीं करना चाहते, क्या है, सोशल जॉब सिक्योरिटी कह रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी कह रहे हैं, किसकी जॉब सिक्योरिटी आजकल है, जॉब सिक्योरिटी की आईएएस आईपीएस से छोड़ के और किसी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तुम्हारा बॉस किसी दिन कह सकता है सस्पेंड, जाओ घर, वो तो बस कहते नहीं है, जॉब सिक्योरिटी की कोई चीज नहीं है। इंडिया में ना एक चलन है लोगों को नीचा दिखाने का, लोग जब मन मर्जी किसी को नीचा दिखा देते कि हाँ क्या है तेरी औकात, तुम किसी को दो अच्छी बात बता दो, तीसरी बात में तुम्हारी औकात पे आ जाती, और सरकारी नौकरी आपको इतना स्टैंडर्ड देती है कि कोई आपको मुंह पे आपकी औकात नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारी औकात क्या है, सरकारी नौकरी में वो तुम्हारी औकात हो जाती है फिर। और कोई फंडा नहीं है सरकारी नौकरी का, कोई नहीं है। तुम ये सोचोगे कि सरदर्दी कम है,
काम नहीं करना पड़ेगा भाई, अब काम करना ही पड़ेगा। अब सुबह उठ के जाना पड़ेगा, वहां पे बायोमेट्रिक आ गई है। तुम्हें सोचो कि सरकारी नौकरी में 9 बजे की ड्यूटी है, 10 बजे जाएंगे, नहीं, 9 बजे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ठीक तो, लेकिन यूएस वगैरह में, फिर बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहां पे प्लम्बर की भी इतनी इज्जत है जितनी एक सरकारी काम कर, यूएस में भी यही है। लोग वहां पे औकात पे नहीं आते। ठीक है, तो लोग अपनी वैसे वाली लाइफ जी रहे हैं। अब कोई आदमी यहां पे आके ट्रक नहीं चला सकता, ठीक, हीन भावना से देखेंगे। प्लम्बर का काम नहीं कर सकता, हीन भावना से देखेंगे। ये उसमें काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं अनस्किल्ड, वो क्या कर रहे हैं, फिर थोड़ी जो मॉडरेट काइंड ऑफ स्किल लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हाई स्किल लोग हैं, प्रोफेशनल, उनकी तो लाइफ ही अलग है। लेकिन जो बाकी लोग जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। देन उनको उतना फील नहीं होता है। यहां पे आप नहीं कर सकते। तो क्या है, अब सबके राइट्स हैं वहां पे लोगों के क्या, लेबर लॉज ज्यादा हार्ड है। हमारे यहाँ पे लेबर लॉज के नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और कहीं का, यहां देख लो, हमारा बॉस हमें फोन करके कह देता है, ठीक, यूएस में होते तो कोई नहीं, यहां से बाहर निकलते, यहां से क्लासरूम से बाहर निकलते, मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूं, ठीक है, कोई मतलब नहीं, क्लास के अंदर जो है वो पूछो, बाहर कुछ नहीं, या क्लासरूम के बाहर ही लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा। आज के बाद सवाल ही नहीं पूछने होगे, अरे नहीं सर, इट्स अ गुड थिंग। मैं बता रहा हूं कि सोसाइटी कैसे अलग है, मैं डिफरेंशिएट करूं। तो वहां पे क्या है, वहां पे अब सबके राइट्स बचाने हैं। तो सैरोगेसी में क्या क्या राइट होंगे, अब जो मदर है, सैरोगेट जो मदर है, इसको मनी भी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, इसकी हेल्थ केयर का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे हमारे यहाँ पे जाड़ का दर्द है, डेंटिस्ट को तो डॉक्टर मानते ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे जाड़ में वो जब जाड़ निकालनी होगी, दांत निकालना होगा, तब जाके लास्ट नहीं होता है। और वो भी क्या कहेंगे कि भाई भरवाने गए हैं, 100 रुपए 300 रुपए भर रहा है बेकार, 100 रुपए भर रहा है बढ़िया। अगर तुम्हें यूएस में अगर अपनी दांत निकलवाना है ना, अगर ये भी निकलवाना है, मोलर प्रीमोलर कुछ भी निकलवाना है, देन एटलीस्ट तुम्हें कम से कम $1000 की जरूरत पड़ेगी। और तुम्हें अगर तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, तो तुम जाके दर्द की दवा नहीं ले सकते। राइट इतने प्रोटेक्ट है। मेड के भी यही राइट है। मेड, अब हमारे घर पे क्या है, किसी के घर पे काम वाली लगी हुई है, या फिर हम खुद देख लो, काम वाले क्या बोलते हैं, अरे 2 मिनट और रुक जाइए, कर ले वो कर ले। काम वाली मेड का टाइम 6 बज के 6:30 पे है, तो 6:30 बजे अगर काम रह गया ना तो चली जाएगी, या फिर चला जाएगा, आएगा नहीं। अगर तुमने 6:02 पे भी रखा है तो 2 मिनट का भी तुम्हें ओवर टाइम देना पड़ेगा। हमारे यहां पे ऐसा ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, अगर तो सरोगेसी विदेशों में क्या है, फॉरेन में क्या है, बहुत ज्यादा महंगी है। तो सब लोग कहां आते थे, सब लोग कहां आते थे, इंडिया में आते थे। इंडिया में सरोगेसी बहुत आसान है। और सबसे ज्यादा कहां पे, गुजरात में और महाराष्ट्र के रीजन में, मोस्ट प्रोबेबली गुजरात और राजस्थान के एरिया में। कुछ है नहीं, उन्होंने यंग लड़कियां देखी, उनसे बात की, पैसे देने की बात की, 50,000 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे। ठीक है, बहुत बार तो ऐसे हुआ कि मतलब वहां तक, यहां से जाने के बाद वापस गए, वहां उनका डाइवोर्स हो गया, यहाँ पे इनको बेबी घूम रहा है, क्या खत्म। तो इट्स कंप्लीट रैकेट स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने बिल अमेंड किया, सैरोगेसी बिल। क्या कहता है, ये कहता है कि अब कॉमर्शियल सैरोगेसी बंद है। कॉमर्शियल सैरोगेसी क्या है, बंद है। और इस बिल के, कुछ गिर गया तुम्हारा सुदेश, प्राइस गिर गया। और इस बिल से पहले पहले करण जौहर को पता लग गया था, तो उसने सैरोगेसी के थ्रू क्या कर लिया, 2 बच्चे पैदा। जैसे उसके बच्चे पैदा हुए, उसके थोड़े टाइम के बाद टेबल पे प्रस्तुत हुआ बिल, और फिर 6 महीने के बाद में क्या कहता है, कमर्शियल सैरोगेसी बैन है, यानी अब सैरोगेसी नहीं होगी कमर्शियल, यानी पैसे देके कुछ करना। कहता है फिर सैरोगेसी कैसी होगी, कहता है सैरोगेसी इज ओनली द लास्ट ऑप्शन। क्या होगा, सैरोगेसी लास्ट ऑप्शन होगा। पहले वो क्या क्या ऑप्शन होंगे, पेरेंट्स, पेरेंट्स एटलीस्ट, कि पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, हस्बैंड वाइफ जो मैं करूं, जो बच्चे चाहते हैं, मैं पेरेंट्स बोल रहा हूं उनको, जो हस्बैंड वाइफ होंगे एटलीस्ट 5 साल तक क्या रहेंगे, मैरिड होंगे। लिख लो, बिल में लिखी हुई बातें, कितने साल रहेंगे, एटलीस्ट 5 years क्या रहेंगे, मैरिज रहेंगे। एंड दे हैव चूजन ऑल दी ऑप्शंस लाइक आईवीएफ एंड अदर ऑप्शंस टू कंसीव ए बेबी, कि बच्चा पैदा करने के लिए उन्हें सारे जतन कर लेने चाहिए पहले ही, आईवीएफ वगैरह भी। एंड साथ के साथ क्या है, दे गो थ्रू अडॉप्शन, अडॉप्शन ऑल्सो, गोद लेने की प्रोसेस से भी क्या है, वो गुजर चुके होंगे। और जब उनके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे,
then they can go for the surrogacy. They can go for the surrogacy. क्या रह गया है मैं बताता हूं. सेकंड ऑप्शन आईवीएफ के थ्रू जाएंगे. पेरेंट्स 10 साल तक 5-10 साल तक सॉरी आईवीएफ और बाकी सब, और मिनिमम 5 साल मैरिज के होने चाहिए, और उन्हें कम से कम 1 साल होना चाहिए, 1 से 1.5 साल होना चाहिए आईवीएफ ट्राई करते हुए. ठीक है. एंड देन सर अब सवाल ये होता है कि अगर कॉमर्शियल सैरोगेसी बंद है देन हु विल बिकम द सैरोगेट मदर. तो सैरोगेट मदर कौन होगी? सैरोगेट मदर इज ए क्लोज रिलेटिव टू पेरेंट्स. क्लोज रिलेटिव टू पेरेंट्स. अब वो क्या हो सकती है? वो हस्बैंड की बहन हो सकती है, हस्बैंड की क्या हो सकती है? सिस्टर हो सकती है, या फिर वाइफ की सिस्टर हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? मदर हो सकती है. और कैसा होना चाहिए? क्लोज रिलेशन में होनी चाहिए. कैसे होनी चाहिए? क्लोज रिलेशन. अगर क्लोज रिलेशन में नहीं है तो आईवीएफ आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे. और जब आईवीएफ के थ्रू जाओगे देन यू विल नोटिफाई योर सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट का. आपको क्या करना पड़ेगा? उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सीएमओ को. क्या करना पड़ेगा? सीएमओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है. एंड इसके अलावा पूरी हेल्थ केयर का ख्याल किसका रखना पड़ेगा? सैरोगेट मदर का. अब सैरोगेट मदर के लिए भी कंडीशंस है. सैरोगेट मदर के लिए भी क्या है? कंडीशंस है. सैरोगेट मदर की फर्स्ट चाइल्ड सैरोगेट चाइल्ड नहीं होना चाहिए, यानी उसके पहले ऑलरेडी क्या होने चाहिए? बच्चे होने चाहिए. समझिए बात मैंने जो बोली है. जो सैरोगेट मदर जो होगी यहां पे, जो क्लोज रिलेटिव होगी पेरेंट्स के, उसके ऑलरेडी बच्चे होने चाहिए. ये सैरोगेट वाला बेबी पहला बेबी नहीं होना चाहिए उसका. ठीक है. वो तुमने बहुत साल पहले मूवी देखी होगी ना, एक सलमान खान की मूवी आई थी, मुझे नाम भी याद नहीं है, इतना इतना याद है. ठीक है. मैं अपनी मदर को बता रहा था सैरोगेसी बिल के बारे में. कहता क्या पढ़ रहा है भाई? ये हो गया. कहता ये तो पहले ही नहीं था. कहां था? कहता उस मूवी में था. होगा लेडी. वाओ. कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपनी मदर को देख के लगता है यार ये औरत नहीं होती तो क्या होता मेरा? लगता है. मुझे बहुत लगता है यार. देखो पेरेंट्स सबके बढ़िया होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है, मैं दूसरों के पेरेंट्स को देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही टेम्पर करके पैदा किया गया है. नहीं हो, सब अपना अपना ओपिनियन हो सकता है. जैसे मैं मतलब मेरी आंटीज को देखता हूँ, मेरी मामी लोगों को देखता हूँ, ठीक है, मेरी ताई वगैरह देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अगर उनकी मदर मेरी मदर होती ना, मतलब मेरी चाची मेरी मदर होती, मेरी ताई मेरी मदर होती, मेरी मामी मेरी मदर होती, तो बात नहीं बनती. ठीक है, छोड़ो. ग्रेट लेडी यार. तो क्या है? बस बस बस. तो क्या है? सैरोगेट मदर भी क्या होनी चाहिए? का फर्स्ट ऑलरेडी पहले चाइल्ड होना चाहिए. ठीक है. एंड दिस इज द सैरोगेसी. 3-4 चीजें हैं कॉमन. कमर्शियलाइजेशन बैन हो गया है. पेरेंट्स की शादी 5 साल होनी चाहिए. 1 साल तक क्या करना चाहिए? आईवीएफ ट्राई करते हुए. और उसके अलावा क्या? अडॉप्शन भी क्या है? गो थ्रू होनी चाहिए. और अडॉप्शन के लिए क्या है? होमवर्क लिखो. CARA कारा पढ़ के आना. एडॉप्शन के रिगार्डिंग है बिल. ठीक है. कोविड के बाद में इसमें अमेंडमेंट की गई थी, तो पढ़ना है ये साथ में. कारा चिल्ड्रन एडॉप्शन रेगुलेटरी एक्ट. ठीक है, पढ़ के आना इसको. और क्या कहता है? मदर क्या है? मदर सैरोगेट मदर का फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए. सैरोगेट मदर क्या है? क्लोज रिलेशन में होनी चाहिए हस्बैंड या वाइफ के, या तो उनकी मदर हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? सिस्टर हो सकती है. ठीक है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है क्लोज रिलेटिव में. चलो ओके. कमर्शियलाइजेशन ठीक. कल हमने क्या क्या पढ़ा था गाइस? कैंसर वगैरह हो गया था हमारा. ठीक है. अब लिखो ना डीजेनरेटिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस. न्यूरो क्या है मेरे? न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स में डीजेनरेशन हो जाएगा. पहली बीमारी लिखो अल्जाइमर्स डिजीज.
अल्जाइमर्स डिजीज। सेकंड वन है पार्किंसन डिजीज। थर्ड है डिमेंशिया। फोर्थ है हंटिंगसन डिजीज। फिफ्थ है एएलएस। ठीक है, एक आधी और भी है कोई, पार्किंसन, हंटिंगटन, एएलएस, लिखो। नाम सुना है गाइस? नाम सुना है? नहीं सुना? किस किसी ने नहीं सुना है? पर हंटिंगटन के बाद पार्किंसन, अल्जाइमर्स का नहीं सुना हो? नहीं सुना है? ओके, कोई बात नहीं, हम बात करते। देखो, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स क्या है? दोनों की दोनों प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिजीजेज है। प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव। अब प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव का क्या मतलब है? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये बीमारियां प्रोमिनेंट होगी। ठीक है, एज बढ़ेगी, एज, उम्र, आयु। हाँ बता रहा हूं ना, एक बार मैं वो देख लेता हूं और कोई है या नहीं है। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करें। देखो पहले अल्जाइमर्स के बारे में बात, कुछ रहेगा तो बाद में देखें। होता क्या है कि मेरे जो न्यूरॉन्स हैं, ये पहली बात क्या है, ओल्ड एज में होती है। कब होगी आपको? ओल्ड एज में। ठीक है, ओल्ड एज में आपके न्यूरॉन्स जो है ना बॉडी में, वो क्या करेंगे? वो बहुत ज्यादा वीक हो जाए, बहुत ज्यादा क्या करेंगे? वीक हो जाए। अब न्यूरॉन्स वीक होने की वजह से इसका इंपैक्ट क्या आएगा? आपका जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा, फैट अप होने लग जाएगा। आपका मेमोरी हो गया है, आपको जो लैंग्वेज का है वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन आपकी जो एबिलिटी है ना काम करने की, उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपकी ये मेमोरी ये हो जाएगी कि आपको याद नहीं रहेगा, बार बार भूल जाओगे। और बुढ़ापे में होता, आपने देखा होगा ना, आपने वो देखा है मनी हाइस्ट? देखिए, देखिए कितने लोगों ने नहीं देखी? भाई उसमें ना जो हीरोइन होती है उसकी मदर को बीमारी होती है। ठीक है, उसकी मदर को बीमारी होती है और वो क्या करती थी? वो चीजें भूल जाती थी, तो बार बार क्या करती थी? वो नोट स्लिप चिपका के रखती थी। अपनी बेटी को नहीं बताई थी मुझे अल्जाइमर्स है। कैसे एक्सप्लेन? सिंपल सी, गजनी मूवी में अल्जाइमर्स नहीं था। देखो एक बात ध्यान रखना है, गजनी मूवी का जो था वो चोट की वजह से न्यूरॉन्स का हिस्सा, ब्रेन का हिस्सा क्या था? इंपैक्ट हुआ था। यहां पे उम्र के ओल्ड होने की वजह से क्या हुआ है? अल्जाइमर्स। ठीक है, कि आपकी उम्र की वजह से न्यूरॉन्स आपके वीक हो गए। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पे आप मेमोरी और लैंग्वेज भूल जाओगे, लेकिन आपके जो डेली चोर्स है, जो भी आपका डेली वो है, जो आपकी कोग्निटिव, नॉट कोग्निटिव एबिलिटी, डेली लाइफस्टाइल की जो चीजें हैं, आप वो अपने आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहते हो सर हम तो खाना खाना ही भूल गए थे, तो तुम्हें अल्जाइमर्स नहीं है। तुम खाना खाना नहीं भूलोगे, ठीक है, तुम सुबह उठना नहीं भूलोगे, तुम वैसे ही चलते रहोगे, लेकिन तुम्हारी यादाश्त कमजोर हो जाए। कोई चीज रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? यस। अगेन रिस्पॉन्सिबल कौन है? अल्कोहल, स्मोकिंग,
अल्कोहल स्मोक मेन कंट्रीब्यूटर है अल्जाइमर्स डिजीज के लिए। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई क्या ये जेनेटिक हो सकती है? एक चीज और सुनो कैंसर के बारे में, थोड़ा लिख लेना कैंसर के बारे में, पीछे रह गया था। कैंसर क्या जेनेटिक है? अनुवांशिक लिखो। कितने लोगों को लगता है कि भाई अगर मेरे पेरेंट्स को क्या था, कैंसर था, तो मुझे भी कैंसर हो सकता? अनुवांशिक है? यस है, अनुवांशिक है कैंसर। क्यों है? इन द केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर नानी को ब्रेस्ट कैंसर था तो देयर विल बी 50% चांस कि किसको होगा? मम्मी को होगा। और बाई चांस अगर मम्मी बच गई है कि मम्मी की लाइफस्टाइल अच्छी थी, ठीक है, मम्मी की इम्यूनिटी अच्छी थी, मम्मी अच्छी एक्सरसाइज करते थे, ठीक है, घर का सारा काम पोछा वोछा लगाते, सब बढ़िया करते थे, उनके पास और काम करने क्या, मतलब नोट, ठीक है। हमारी मदर्स तो क्या है, तुम लोग जब मदर्स बनोगे तब तुम क्या होगे? वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, ठीक। और भाई मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े फेमिनिस्ट देखे हैं, ठीक है, इतने भयंकर वाले, जिनको अगर ये भी कहते ना कि मतलब उनको, मतलब डॉग, फीमेल डॉग को भी वो वर्ड यूज नहीं करते हैं जो बोलना है, वो भी नहीं पसंद उनको। जिस दिन वो काम करने गए ना, मैं इंतजार कर रहा था इसकी नौकरी लगने दो, ठीक है। मैंने फोन किया 4 दिन बाद नौकरी लगने के बाद, प्राइवेट सेक्टर में काम किया, 4 दिन नौकरी लगने के बाद, हाँ क्या हालचाल, सब बढ़िया, कहते कैसे याद? मैंने ऐसे ही सुना नौकरी लग गई। मैंने कहा डोंट वरी, पैसे वैसे नहीं लूंगा, पैसे है मेरे पास। मैं कभी सोच रहा कि पैसे, नौकरी लग गई पैसे देने का, कहते नहीं। मैं और सही है, शादी का क्या विचार है, हाउस वाइफ बनना है? कहते यार बड़ा परेशानी, मैं तो सोच रही हूँ कि हाउस वाइफ भी बन जाऊं, कम से कम काम तो नहीं करना पड़ेगा, अगले की जिम्मेवारी रहेगी। नहीं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, ठीक है, नहीं समझ में आया तो है ऐसा। पता क्या बात है? और एक चीज मैंने और नोटिस की है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को हद से ज्यादा अमेरिका राइट मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, इतना रिगरस फॉलो करते हैं। और मैंने उन्हीं के मुंह से ये बात सुनी है कि हम उनका घर पे यार खा नहीं सकते, उनके उनमें से तो स्मेल आती। देख लो, मैं ही कास्टिज्म पे नहीं हो रहा हूं थोड़ा सा, करना है एक्सट्रीम नहीं होना है। क्या करना है? एक्सट्रीम नहीं होना, बीच बीच का रहो, कि तुम इतने बड़े अम्बेडकर बन जाओ, ये नहीं, बीच बीच का रहो। इतना फेमिनिज्म, और फेमिनिज्म क्या है, कुछ पता है? व्हाट इज एक्चुअली फेमिनिज्म? नहीं पता है? पता है क्या है? क्या है? जेंडर बाइस नहीं होना है, ओके। क्या यही फेमिनिज्म है? तुम्हें पता है 1935 के अराउंड जब फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था और महिलाएं क्या करने जा रही थी? पुरुषों के खिलाफ आंदोलन करने जा रही थी, तो महिलाओं को भी कौन लेके जा रहा था? और फेमिनिज्म क्यों आया? देखो, मैं किसी और को ये बात बोलता, मैं बिल्कुल नहीं बोलता, बिकॉज तुम यूपीएससी क्लास में बैठे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। पहले लोग इंसान काम पे नहीं जाते थे, फिर कोई डेढ़ शाना आया, उसने क्या किया? पहले पैसा वैसा था, बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम से मेरा कभी भी लोन का सिस्टम मुझे सब चल ही नहीं सकता। लोन क्या है? मेरी एग्जिस्टिंग मनी के ऊपर मैंने और टैक्स लगा दिया, मैंने कोई नए नोट नहीं छापे, कुछ नहीं छापे, लेकिन मेरी मनी जनरेट होगी। कमाल का फंडा, लोग काम पे नहीं जाते थे, आराम से रह रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उन्होंने बोला कि काम पे जाओ, लोगों ने थोड़े दिन काम किया, फिर कहते हैं मजा नहीं आ रहा, क्या इसके बिना भी हमारा काम चल रहा है, क्यों ही जाए। फिर आया एजुकेशन सिस्टम कुछ अलग तरीके का, उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, हम कुछ लोगों को पकड़ के एक ही क्लास में बैठाएंगे, एक डेट फिक्स कर दिया, इस दिन सबको पकड़ के बैठा लेंगे, फिर क्या होगा?
किसी दिन वापस आए, एक दिन लास्ट में, एक साल के बाद में एक दिन फिक्स करेंगे, उस दिन हम बताएंगे कौन बढ़िया कौन गलत। और इस बताने के तरीके पे हम क्या कहेंगे कि चलो तुम बहुत बढ़िया पेंट करते हो, चलो तुम बहुत बढ़िया इंजीनियर बनोगे, तुम ये काम अच्छा करते हो, तुम ये बनोगे। एंड अगेन उनको कहां कर लगा दिया, इंडस्ट्रीज में। डॉक्टर भी क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पार्ट है। नहीं डॉक्टर टीचर, हम भी एजुकेशन इंडस्ट्री का पार्ट है। एंड फिर क्या हुआ, फिर मुझे काम करके कुछ पैसा मिला, सपना फोन रख दो, पक्की बात है। चलो थैंक यू। तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, अब जो टाइम के बाद मुझे कुछ टाइम के बाद पैसे मिलने थे, वो लोन के थ्रू मुझे टाइम से पहले दिए जा रहे, टाइम से पहले दिए जा रहे, और फिर मेरे में अंदर डर बैठा जाए कि मुझे लोन की किस देनी है, फिर मैं ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकता। कंप्लीट सिस्टम। अब फैक्ट्री में काम करने के लिए पुरुष कम है, तो क्या है, एक्स्ट्रा हाथ चाहिए। मैं या तो रोबोट बना लूं, या फिर मैंने क्या किया, जब तक मेरे पास रोबोट नहीं थे, एक नया कंसेप्ट निकल के आया कि महिलाएं भी आके काम करेंगी। मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूं, सब लोग काम, क्योंकि आज के टाइम पे ये कंफर्म हो गया है कि एक बंदा कमाएगा तो घर का काम नहीं चलेगा, ये एग्री है, क्योंकि चीजें महंगाई उतनी हो गई है, दोनों कमा रहे हैं, मोर माउथ टू फीड और मोर हैंड टू अर्न, वो वाला कंसेप्ट। तो क्या हुआ, वुमेन्स को भी कहां ऐड करना था, फैक्ट्रीज में। एंड हियर कम्स द फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म एक दूसरे तरीके से और उठा ब्यूटिशियन वाली चीजों में, कॉस्मेटिक की चीजों में। क्यों, वाई फ्रांस इज ऑलवेज एंटी टू अरब नेशंस, क्यों है अरब नेशंस के एंटी, बुर्का पहने की मिले। अब महिलाओं का क्या कंसेप्ट है भाई, एक बात बताओ मुझे, बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है, आईलाइनर, मस्कारा, लोशन, ठीक है, लोशन के बाद में क्या है, वेट करने के लिए, ठीक है, क्रीम, क्रीम के ऊपर सॉरी फाउंडेशन क्रीम, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, अलग अलग टाइम के हिसाब से 9 to 5 क्रीम, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, मॉइस्चराइजर के ऊपर फिर क्या अप्लाई करो, सनस्क्रीन अप्लाई करो। हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ठीक है। जब भी कोई मुझसे ऐसी बात पूछता है तो मैं ये वही कहता हूं कि बिगड़ गए थे हम इसमें थोड़े बहुत, जब दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। तो जो चीज मुझे समझ में नहीं आती है मैं उसके बारे में बहुत पढ़ता हूं, ठीक है। तुम कुछ ही पूछ लो, मुझे पता होगा, मानता बहुत नहीं पता पर थोड़ा बहुत पता। एक चीज से काम चल रहा था, लेकिन 4 एंड एवरी टाइम, ठीक है। और महिलाओं की मानसिकता में देखो एक चीज बहुत फेमस है, मतलब बहुत सही भी है, अगर तुम महिला को कुछ चीज दोगे ना तो उसको डबल करेगी, ये है। तुम उसको खुशी दोगे, बदले में वो तुम्हें बहुत खुशी देगी, नोट क्लास, मतलब वैसे नोट हैप्पीनेस की बात करो। अगर अगर तुम किसी महिला को फ्लावर देते हो ना, एक तुम फूल दे दोगे तो फूल का भी कुछ ना कुछ बना के और फिर तुम्हें बदले फोटो देखेगी, देखो कितना अच्छा लग रहा है अभी। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ वुमेन। या फिर क्या करेगी, फुल डेस्ट्रॉय हो जाएगा, फुल डेस्ट्रॉय होने के बाद में क्या, आजकल वो आर्टिस्ट आ रहे हैं कि वो ग्लो ग्लू में चिपका चुके या बना बना फर्स्ट मेमोरी देखो, दिस इज द वर्ल्ड। और इसी साइकोलॉजी का फायदा उठा रहे सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कि उन्हें पता था कि हम इन्हें एक चीज देंगे तो फिर क्या है, अब ब्यूटी का उन्होंने कंसेप्ट दिया तो फिर उन्होंने क्या करना था, उसमें भी एड ऑन करना था, आईलाइनर इस तरह की होनी चाहिए, आईब्रोज ऐसे होनी चाहिए, and they need to add everything in it because that is the nature of women. This is how things can exploited. तो कभी भी या बिजनेस करो या कुछ भी करो, किसी के बारे में क्या नहीं करना है, लोगों का जानना नहीं है, लोगों की नीड जाननी है और लोगों का नेचर जानना। अगर तुम 2 चीजें फुलफिल कर लेगे तो तुम्हारा धंधा चल जाए, ठीक है। कभी भी, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आदमी की तो कोई इज्जत है नहीं ना, मतलब आदमी कंप्लीट आ गए हैं, औरत भी आ गई है, सिर्फ पुरुष पुरुष नहीं, ठीक है। किसी की कोई इज्जत नहीं है, जिस लोकेशन पे तुम बैठे हो, जिस पोजीशन पे तुम हो, उस पोजीशन की इज्जत है, ठीक है। स्टूडेंट कोई पोजीशन ही नहीं होती। अगर मान लो मैं 30 साल का यहां घूम रहा होता, कोई मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहता,
जस्ट बिकॉज मैं पढ़ाता हूं, एक पोजीशन पे हूं, उसकी वजह से लोग सुबह आगे गुड मॉर्निंग कह देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे उस चीज से कोई वो भी नहीं पड़ता, क्योंकि 6 महीने बाद ना तुम मुझे जानोगे ना मैं तुम्हें जानू। एक दो लोग होते हैं जो कभी रहते हैं पते में, वरना सब ऐसे रहता है। तो ये ध्यान रखना है। और घमंड किसी चीज का खाना नहीं है। तो क्या करना है, नेचर जानना है, एंड दूसरा रिक्वायरमेंट, नीड्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किसी की भी हो, तुम फिलफिल कर लोगे, तुम्हारा काम क्लियर। ठीक। और इस पे तो अगर मेरी मदर नानी को ये सब है, देन व्हाट विल हैपन, तो मुझे, अगर मेरी मदर निकाल ले गई, देन मुझे कैंसर के चांसेस हो जाएंगे अप टू 80%, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। एक प्रोस्थेटिक, हाँ एक मिनट, एक मिनट, मेल्स में है, ठीक है, मेल्स में अगर दादा को है तो पापा को होगा, और पापा मिस कर गए तो मुझे होने के चांसेस, नॉट ब्रेस्ट कैंसर, तो देयर आर सम अदर कैंसर्स आल्सो, टेस्टोस्टेरोन कैंसर। हाँ बताओ। जैसे आपने बताया नाम में मम्मी को ये है कि आप गाइस बात करें, मामा को ब्रेस्ट कैंसर कैसे होगा? अरे मजाक। हाँ मैंने कैंसर, अच्छा सॉरी, हाँ हो सकता, देखो ब्रेस्ट कैंसर लिखा मैंने, मैं उसकी बात, मैं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब तुम प्लास्टिक में चाय पी रहे हो, ठीक है, तो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हो गए, तुम्हें हो तरह का हो सकता है कैंसर। गाइस बात देखो, हाँ हाँ, नहीं तो काफी बहुत ऐसा हो सकता है, वेरिएशन आ जाए, 50% के चांसेस हो सकता है। अब देखो फैमिली में ऐसा था, मैं अगर मेरी लिनेज की बात करूं तो मेरी नानी को कुछ नहीं था, ठीक है, मेरी मदर और 3 बहनें हैं, ठीक है, उनसे पहले जो थी उनको ऐसा कुछ नहीं था, जो पड़नानी थी, जो पड़नानी इनकी थी उन्होंने देख रखी है। अब हुआ क्या, क्योंकि वो मेरी नानी सबसे बड़ी थी तो इन्होंने अपनी सब बहनों ने देखा उनको, ठीक है, वो बिल्कुल हेल्दी थी, उनको डेथ भी ऐसे आई कि वो नॉर्मल डेथ से गुजरी है, शाम को खा पी के सोई सुबह। डोंट से बैड टू दैट डेड वंस, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन। तो अब मेरी बड़ी बड़ी जो मासी उनको हो गया, माई मदर इज फुली इंटैक्ट। अब मेरी मदर को भी लगा था कि ऐसा कि सी मे हैव सम काइंड ऑफ डाउट, फिर डॉक्टर से चेकअप करने के बाद में उनका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, सी में फील कि हाँ मुझे भी हो सकता है, एंड उनको लगा था कि मुझे राइट साइड में, गो टू द डॉक्टर फॉर द चेकअप, एंड देन सम, एक और मासी उनको कुछ नहीं हुआ। तो हमेशा जरूरी नहीं कि मदर पे, मदर से आने के बाद चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अब उनको कोई बेटी नहीं है, किनको, मेरी बड़ी वाली मासी को, उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, लेकिन अब हुआ क्या, लीनेज में उनकी पोती आ गई है। जीन्स का मैं कह नहीं सकता, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वाई से आई समथिंग बैड अबाउट इट, लेकिन ये चांस है। अब वो जीन जो, क्योंकि मदर, अगर मेरे पास मदर है और मेरे पास क्या है, फादर है, 50% यहां से कंट्रीब्यूशन है, 50% यहां से कंट्रीब्यूशन है। अब 50% में मेरा ये क्या पता भाई, अब 2 बच्चे हुए, ठीक है, पहले वाले में जो 50% कंट्रीब्यूशन आया वो वाला पार्ट नहीं है जहां पे कैंसर का सेल्फ कुछ था, इस वाले में आ गया। तो ये तो नेचर डिसाइड करेगा ना, मैं तो कह नहीं सकता, मेरे हाथ में क्या है गाइस, नहीं मैं बाहर भगा दूंगा, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में अच्छा खाना और मतलब प्रिकॉशंस रखना मेरे हाथ में। और मैंने ये नहीं कहा, मैंने चांसेस की बात बोली यहां पे, कितने परसेंट चांस है, और मैं ये नहीं, ये स्टडी के अकॉर्डिंग पता लगता है, बिकॉज कैंसर अभी क्या है, कैंसर अभी 40 सालों से ही चलिए। हाँ अभी सोसाइटल ऐसा हो गया है, देर बहुत सारी चीजें मैं ऐसी कंज्यूम करने लगा हूं जो मेरे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स को, ईडीसीज को कर रहा है, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, बहुत बड़ी स्टडी है। तुम देखोगे कि चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, बालों का झड़ना, तुम कुछ भी बीमारी लगा लो, खासतौर से वुमेन में, कोई भी तुम्हें भूख नहीं लगना, सुबह जल्दी नींद ना खुलना, उसके पीछे अगर तुम स्टडी करने लग जाओ तो कहीं ना कहीं घूम फिर के दिस इज द रिस्पॉन्सिबल, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें डिसरप्शन आ गया है, दीज आर द थिंग्स।
ठीक है, अच्छा एक चीज हो गया ये क्लियर, ओल्ड एज में हो गया। हाँ, अल्जाइमर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, अल्जाइमर्स पे आ जाओ वापस। तो कैंसर क्या सा हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है, ठीक है, पहले तक ये माना नहीं जाता था। अच्छा, डायबिटीज अनुवांशिक हो सकता है, यस, डायबिटीज तो इनहेरिडेटरी है। क्या है, देखो बात ये है ना कि वो जो चीज है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बॉडी में। घास देखा है तुमने, घास, घास जो मतलब नॉर्मल जो घास होती है, दूब की बात नहीं कह रहा हूं, नॉर्मल का दूब भी लगा लो चलो, गर्मी आती है बिल्कुल खत्म, दिखेगी नहीं, और जैसे ही बारिश आएगी दोबारा से फैल जाए। क्यों भाई, बिकॉज उसको कंडीशन ऐसी मिली है अपने सराउंडिंग से। सेम इनका भी यही रोल है कि जब तक नहीं है तब तक नहीं है, लेकिन जैसे इनको कंडीशंस मिलेंगी दे विल थ्राइव इट अप, ठीक है, सेम वही है। अब तो चले जाओ, क्लास से भाग के नहीं जाएगा, ठीक है, बता देता हूं। तो ये जब कंडीशन जो नहीं है, और ये हो कि मतलब ना भी हो, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, इन्वायरमेंटल, बहुत सारी नॉन जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसके लिए अपना क्लाइमेट और मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा वो है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो मेमोरी होगा, लैंग्वेज होगा, पर जो डेली जो है, जो उसकी साइकोलॉजी, जो उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, किसमें, अल्जाइमर, कि उसको भूख भी लगेगी, वो सब घूमेगा फिरेगा पता रहेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा कि वो चलना भूल जाए, सब करे, रास्ता भूल सकता है, गाड़ी ड्राइव करने की स्किल है, गाड़ी ड्राइव करता रहेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, ब्रेक मारने भूल जाए, रास्ता भूल जाए। अब वो तीन है, उनमें से भूल जाए कौन से ब्रेक है कौन से क्या है, लेकिन जो स्किल उसने एक्वायर की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो स्किल उसके पास रहेगी। दूसरा चीज क्या है, स्विमिंग उसको आएगी, स्विमिंग उसको आएगी, पर यह हो सकता है कि स्विमिंग का तरीका भूल जाए। तो जो एबिलिटी उसने एक्वायर की है वो अल्जाइमर्स में रहेगी। बॉडी की, हाँ, मोटर स्किल्स, कैसे क्या करेंगे, देखो अब ऐसा हो सकता है ना कि वो हाथ पैर मारने भूल जाए, किस तरफ मारने, मुझे याद आएंगे तब दोबारा कर लेगा। एंड अल्जाइमर्स, क्यों अल्जाइमर्स पिछली साल इसलिए न्यूज में थी, देयर इज अ पर्सन, क्रिस हेमवर्थ, पता है, एवेंजर्स में थोर का रोल प्ले करते हैं वो, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन सीरीज के थ्रू में उनको भी क्या हुआ है, उनको पता लगा कि उनकी अल्जाइमर्स, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने अर्ली डिटेक्शन हो गया तो कंफर्म अल्जाइमर्स है, क्योंकि अल्जाइमर्स का इलाज नहीं, क्योंकि न्यूरॉन डिजनरेट हो गए तो हो गए। तो उनकी वाइफ वगैरह उनके लिए डिनर प्रिपेयर कर रही है, जिसमें वो खुद को बूढ़ी बना रही है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब मैं ऐसा दिखूंगी। सेकंड है मेरे पास में पार्किंसन डिजीज। मेरे पास एक स्पेशल काइंड का ब्रेन में नर्व होता है जिसका नाम है मेलेनिन, मेलेनिन। ये क्या होता है, पार्किंसन तब मुझे होगा जब मेरे ब्रेन में मेलानिन का जो है नर्व, वो क्या हो जाता है, इंपैक्ट हो जाता है। मेरी तंत्रिका, सॉरी, ब्रेन में जो मेरा क्या है, तंत्रिका है कौन सी, मेलानिन वाली। मेलानिन नहीं, मेलानिन नहीं है यार, ये मेलन, एक मिनट, मेलानिन नहीं है मेलाइन है या कुछ है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं उसका नाम। मेलानिन तो मेरे लिए जो मेरी बॉडी का वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और बालों में मेरा केराटिन होता है जो मेरा प्रोटीन है। मेलानिन मुझे, मेरा जो मैं सांवला जो रंग है उनके लिए। एक मिनट गाइस, मेलानिन ही है, मेलानिन कंटेनिंग नर्व सेल। हाँ, मेरे ब्रेन में जब ये इंपैक्ट हो जाती है, जब इन पर प्रभाव होता है, देन मुझे क्या होगा, पार्किंसन डिजीज है।
अब पार्किंसन डिजीज में मुझे मेमोरी लॉस का नहीं होता है, पर जितने भी मेरी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, जितनी मेरी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी, मैं सारी क्या हो जाएगा, भूल जाऊं, सारी क्या होगा, भूल जाऊं। और पार्किंसन डिजीज क्या है, कोई उम्र की नहीं है, इट कैन हैपन इन एनी एज, इट कैन हैपन इन एनी एज, ठीक है। और इसी से मिलती जुलती एक बीमारी है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या हो गया बबली, में बताऊं क्या रह गया, कुछ रह गया, एनी एज, किसी भी उम्र में हो जाएगी, हाँ एनी एज, किसी भी उम्र में हो जाएगी, हाँ मेमोरी लॉस का नहीं होता इसमें। डिमेंशिया क्या कहता है, डिमेंशिया ये कहता है कि भाई जो भी सोशल बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर, अब सोशल बिहेवियर का पता है आप लोगों को क्या है, अरे वो तो हिंदी अनुवाद, हिंदी देखो, जैसे एक नॉर्मल कंडीशन है कि भाई मैं अगर क्या किया हूं, मैं इसको अंदर डालो वरना ऑफिस में जमा हो जाए, नो नीति, क्लासरूम में फोन नहीं चलाना है, ठीक है, डालो जल्दी इसको अंदर डालो। मेरे पास क्या है, जैसे मुझे पता है कि कोई गुजर गया है भाई, ठीक है, तो मुझे वहां जाके थोड़ा सा सैड फील करना, ऐसा नहीं कि मैं हंसने लग जाऊंगा, किसी का बच्चा पैदा हुआ है वहां मुझे जाकर कुछ मनाया, ओ वेरी गुड कांग्रेचुलेशन, मैं या नहीं वहां जाकर रोने लग जाऊंगा। तो दीज आर माई सोशल बिहेवियर्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे जब मंकी लगा मैं उसको हक कर रहा हूं, टीचर दिखाई दे उठा के पत्थर मार दिया, तो दीज आर माई सोशल बिहेवियर। और जो मैंने एग्जांपल दिए वो सोशल बिहेवियर, अब नॉर्मल सोशल बिहेवियर है, वो क्या है, अब नॉर्मल सोशल बिहेवियर। जो डिमेंशिया से होगा उसको सोशल बिहेवियर का नहीं पता हो, और जो मेरे इमोशंस हैं उनको हैंडल करने में डिमेंशिया वाले पर्सन को क्या होगी, डिफिकल्टी। बाकी उसको सब होगा, बाकी उसकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, वो अपना सोशल जो उसका वो भी है वो भी रहेगा, उसकी जो स्किल्स हैं वो भी उसकी सही रहेंगी, सेट ऑफ स्किल्स भी अच्छी रहेंगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या सकते हैं, इसके अलावा जो उसका मेमोरी हो गया है, जो उसका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर वो भी सब ठीक रहेगा, लेकिन जो सोशल बिहेवियर है, जो इमोशन हैंडल करने की कैपेबिलिटी है, वो क्या रहेगी, वो कमजोर है, दैट इज डिमेंशिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि डिमेंशिया बाद में चल के पार्किंसन डिजीज में बदल हो सकता है, लेकिन हमेशा हो ऐसा भी जरूरी नहीं। यानी ऐसा इंसान जब किसी के बच्चे पैदा होंगे लोग खुशी मना रहे हैं तो कह सकते हैं कि इतना क्यों चिल्ला रहे हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, सबके बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है सर, ये तो हम भी कह देते हैं, तुम्हें डिमेंशिया नहीं है, बिकॉज यू कैन हैंडल योर इमोशंस, ठीक है। एक दो नाम और लिखो गाइस, जैसे मेरे पास है हंटिंग हो गया है, एएलएस हो गया है, बैटन डिजीज और करो, बैटन डिजीज और लिखो, BATTEN, बैटन डिजीज, बैटन डिजीज, BATTEN, बैटन डिजीज, बैटन डिजीज, ठीक है। और लास्ट है मेरे पास में ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, CLN3, सी एक जीन होता है मसल्स, आपके सेल्स और टिश्यू में, सेल और टिश्यू में क्या रहता है, वो रहता है जीन, उसका नाम है CLN3, 3। और जब क्या है इसमें जब दिक्कत आ जाती है तब क्या होती है, मुझे बैटन डिजीज होती है, ठीक है। और ये कब होगी, ये कम एज में होती है, 5 से 8 साल की उम्र में, कब होती है, 5 से 8 साल की उम्र में होती है। और साथ के साथ क्या आता है इसमें, यहां पे सीजर्स आ जाते हैं, सीजर समझते हो, सीजर्स को क्या बोलेंगे, जबाड़े बीचना, जो जबाड़े वगैरह बीच जाते हैं, सीजर्स, वो मिर्गी अलग है, वो वगैरह, ठीक है, मिर्गी नाम नहीं इसका, मिर्गी अलग,
ठीक है। सो अब सीजर्स का मतलब ये होता है कि मतलब आपके जाड़े वगैरह दर्द हो जाते हैं, खुलते नहीं है। ठीक है, हाँ। और ये बच्चों में होता है, मिर्गी किसी भी उम्र में हो सकती है, और मिर्गी का रीजन अलग है, वो डिजेनरेटिव डिजीज नहीं है। ठीक है, और एएलएस में होता है हमारे पास, मेरे पास एएलएस और बच गया है। ठीक है, एएलएस क्या होता है कि एएलएस में मेरे पास क्या होता है, जो भी मेरी न्यूरॉन्स है, अब मेरे कुछ न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन नर्व्स ऐसे हैं जो क्या करेंगे, जो मेरी मसल को कंट्रोल करते हैं, मसल्स वगैरह कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मसल्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या होता है, ये वाले नर्व जब डेड हो जाते हैं किसी भी कारण से, क्या हो जाए, नर्व डेड हो जाए, अब वो एक्सीडेंट के थ्रू भी हो सकते हैं, या फिर कोई और बीमारी की वजह से हो सकते हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं। क्या है, देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब मेरी बॉडी खुद, जब मेरा इम्यून सिस्टम क्या नहीं कर पाए, ये पता नहीं लगा पाए कि मेरी बॉडी का खुद का पार्ट कौन सा है, फॉरेन पार्ट कौन सा है, और सबको एक साथ ही लपेटे में लेके सबको क्या करती रहती है, डेड कर, डिस्ट्रॉय करती रहती है, फाइट करती रहती है। तो मेरी बॉडी क्या है, खुद के साथ ही फाइट करने लग जाए। दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो उस कंडीशन में क्या होंगी, ये तीनों कंडीशन हो जाए, कोई एक्सीडेंट के थ्रू हो जाए, या फिर और चीजों, या फिर ऑटो इम्यून की वजह से नर्व क्या होने लग जाए, मेरे डेड होने लग जाए। कौन से, वो वाले जो मसल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, एएलएस। बीमारी का क्या नाम है, एएलएस। एंड देन एएलएस में क्या हो जाएगा, एएलएस में लास्ट में मसल्स काम करने बंद हो जाएंगी, इंसान कुछ काम नहीं कर पाएगा, बेड रिडन हो जाएगा, और लास्ट में मर जाएगा। लास्ट में क्या है, मर जाएगा। पार्किंसन होने में यह कि थोड़े टाइम तक इंसान जिंदा रहेगा। ठीक है, जिंदा रह सकता, पर इसमें एएलएस में क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस याद है, किसे बताई थी, विटामिन D2 से हो गया, D3 से होगी, नहीं, D2 से होगी, D3 से, संगीता। ओस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है, D2 से होगी, D3 से होगी। ये तो पता लग गया, D2 किसकी वजह से होगी, किसकी वजह से होगी, D3 की वजह से। अच्छा, किसकी वजह से होगी, जब मेरी बॉडी में कैल्शियम की डेंसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। मेरी बॉडी में क्या हो जाएगा, कैल्शियम डेंसिटी, घनत्व इन बोन्स क्या हो जाए, कम हो जाए। देन मुझे क्या आता है, ओस्टियोपोरोसिस। अब इस डेंसिटी कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई देखो, दो तीन रीजन, या तो मेरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स D3 की कमी हो जाए। ठीक है, तो मैं जो सिंथेसिस करना चाहता हूं अपनी बॉडी में, किसका, कैल्शियम का, वो नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं होगा। कविता क्या हो गया, ध्यान दो यहां। तो क्या है मेरे गाइस, नहीं सामने, तो मेरा क्या है, उस टाइम में मेरा क्या हो जाएगा, मेरी बॉडी कैल्शियम प्रोड्यूस नहीं करेगी, और कुछ लंबे टाइम तक चलते चलते क्या हो जाएगा, बॉडी में, बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जब बोन्स में कैल्शियम, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, मोनोपोज। दूसरा क्या है, मोनोपोज, कि मोनोपोज के अराउंड की सिंथेसिस। तो अगर तुम्हारी मदर वदर है तो उनको दूध अभी पिलाया करो ढंग से। ठीक है, वो सोच रहे कि अभी सिस्टम चल रहा है, नहीं, सबको अपनी मदर को, या फिर क्या करना है, कैल्शियम की टैबलेट आती है सिप्ला की, सिप्ला कंपनी है, वो दिया करो। ठीक, वैसे मदर लोग कहां ही टैबलेट लेते हैं, हाँ, किडनी पे हैवी फर्क पड़ता है, ये पड़ता, क्योंकि वो एक्सेस हो जाएगा ना। फिर आपको इतना रखना है कि कम से कम रहे। अगर आप प्रोलोंग्ड कंज्यूम करते हो, तो अगर आप प्रोलोंग्ड वो करते हो यार, पीसीएम कंज्यूम करते हो, पैरास्टामोल, तब भी आपके लिवर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर पैरास्टामोल सर दर्द की दवाई है, दिक्कत पता क्या आती है तुम लोगों को, मुझे पता नहीं पढ़ के कितना सर दर्द होता है, या फिर बिना पढ़े कितना सर दर्द होता है। मेरे साथ दिक्कत हो गई थी, मैं हैबिचुअल हो गया था इनके ऊपर, पैरास्टामोल के ऊपर। शाम को दर्द हुआ, खाई सो गए, सुबह उठे, फिर शाम को दर्द हुआ, खाई सो गए।
एंड लॉन्ग पर लॉन्ग में लिवर पे इफेक्ट पड़ता है। ओके मैं क्या, हाँ इसके अलावा कोई और कंडीशन है? यस इसके अलावा एक और कंडीशन है, अगर आपकी बॉडी कैल्शियम सिंथेसाइज करना ही बंद कर दे, आप मिल्क पी रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर बॉडी क्या है, सिंथेसाइज ही करना बंद कर दे, किसको, कैल्शियम को, देन इट विल कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। और जो सिंथेसाइज करने वाली कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूंगा, डीजनरेटिव डिजीज। क्या बोलूंगा, डीजनरेटिव डिजीज। क्या ऐसा भी हो सकता है कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाए? हो सकता है, हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ठीक है, मेरा फ्रेंड था, करके आया, नवीन नवीन अभी तो लेक्चरर लगा हुआ है पीजीटी मैथमेटिक्स, आया कहता है यार भाई ज्यादा हो गया, और वो खाता है बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जहां पे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो। ठीक, ओके ये हो गया। अब एक दो चीजें लिखो, जितना होमवर्क लिखो। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड पढ़ के आना आप लोगों। एक चीज 5 मिनट की देख लो भी, ध्यान देके देखो, चुप। क्या होता है मेरे पास, मुस्कान नहीं, ध्यान दो, मेरे पास क्या होता है, मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि मेरे फूड में भी क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। जैसे अभी क्या है, अभी आपने जैसे जो लोग वनडे एग्जाम वगैरह के जो लोग साथ साथ पढ़ रहे होंगे, देखा होगा कि ब्लैक राइस आता है, कहां का जीआई टैग दिया हुआ है, नेपाल का। ठीक है गाइस, नहीं तो इसमें क्या है, इट हैव द, मतलब इसका कलर ही ब्लैक, और ये क्या है, इसमें जिंक का कंसेंट्रेशन ज्यादा। अब हमारे पास स्टेपल फूड क्या है, स्टेपल फूड समझते हो, जो हम डेली खाते हैं, मेरे पास पूरे इंडिया में हम बात करें तो मेरे पास व्हीट, गेहूं और राइस, ये दोनों क्या है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या है, स्टेपल फूड में यूज होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री ये खा रही है। अब लगातार प्रोडक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, हम यूरिया वगैरह से भी पैदावार तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो जिनमें मोस्टली क्या है, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, और मेरे पास वाइटामिन है, वाइटामिन, और जब इनकी कमी हो जाएगी तो क्या है, बॉडी में अपने आप डेफिशिएंसी हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट फोर्टिफिकेशन की बात करती है। तो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे भी होता है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है फूड बोर्न डिजीजेस, ये खाने की वजह से हो रही है। फूड बोर्न डिजीज में न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, और कई बार मैं क्या है, फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खा जाता हूं, कंटेमिनेटेड फूड खा के, दोनों कंडीशन बता रहा हूं। फूड बोर्न डिजीज मेरे पास क्या है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी है, एंड साथ ही साथ क्या है, मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास, यहां ध्यान दो, वो अपना काम करके जिसपे ध्यान दे रहे हो, क्या है फोर्टिफिक, क्या है मेरे पास में, या तो न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर मेरे साथ क्या कोई पैथोजन फूड के साथ में चला गया है, तो उससे मुझे डिजीज हो सकती है। एक ध्यान रखना है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अगर पूरे वर्ल्ड में मैं देखूंगा तो साउथ ईस्ट एशिया इकलौता ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फूड बोर्न डिजीज के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड बोर्न डिजीजेस के लिए। ठीक है, एक डेटा लिख लो, अगर आप पूरे वर्ल्ड में बात करोगे तो पूरे वर्ल्ड में 25% जो बीमारियां हैं फूड बोर्न डिजीज, वो आपको सिर्फ कहां देखने को मिलेंगी, साउथ ईस्ट एशिया में, और साउथ ईस्ट एशिया में हम भी आते हैं। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड में डेथ की बात करूं ना, कोमोर्बिडिटीज की, कोमोर्बिडिटी ड्यू टू द फूड, ये फूड बोर्न डिजीजेस, तो 42% कोमोर्बिडिटीज किसकी वजह से है, साउथ एशियाई लोग रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोमोर्बिडिटीज हो रही हैं तो सिर्फ 42% किसकी वजह से हो रही है, कहां पे हो रही है, साउथ ईस्ट एशिया। कहां हो रही है, साउथ ईस्ट। जिनको पता है साउथ ईस्ट एशिया कौन सा रीजन है, साउथ में भी हम आते हैं, कौन सा, इंडिया का पार्ट भी है, ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अब आगे चलते हैं फिलीपींस।
ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आगे क्या है, ये भी है ब्रूनई वगैरह, ब्रूनई वगैरह भी इसके पास, बोर्नियो आइलैंड पे कंट्री है ब्रूनई, वो सब किसका पार्ट है इसका, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। एक चीज और करके आना है, फोर्टिफिकेशन करके आओ तो 4 इनिशिएटिव है, 4 क्या है, इनिशिएटिव है ऑफ इसके फोर्टिफिकेशन फूड के, FSSAI के, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। एक का मैं नाम लिख रहा हूं, फिट इट इंडिया, और एक चीज ध्यान रखना है कि FSAI ने, कर लोगे होमवर्क कि नहीं, FSAI ने किस साल में ये और किस डेट में फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कंपलसरी कर दिया था, और किन किन फूड में फोर्टिफिकेशन आ रहा है, कल आते सबसे पहले ये पूछूंगा, ठीक है। रिपीट करूं होमवर्क, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड का पता करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको